तो हम लोग कल कहाँ तक पढ़े थे? आज हम लोग क्या पढ़ना है? नील्स बोहर। क्या पढ़ना है? नील्स बोहर, ठीक है ना? नील नाम से क्या नाम होगा? नील बोहर। तो अच्छा बताओ, नील बोहर ने कोई एक्सपेरिमेंट किया था कि नहीं किया था? कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। कल जो तुमको बता रहे थे इसलिए बता रहे, तुम्हारा इंटरेस्ट उसमें जुड़ा रहे, ठीक है ना? तो नील्स बोहर ने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। जैसे डाल्टन ने क्या किया था, थ्योरी दी थी ना, वैसे नील्स बोहर ने भी क्या दी थी? थ्योरी। किसकी थ्योरी दी थी? एटॉमिक थ्योरी। क्या दी थी? और डाल्टन ने भी क्या दी थी? एटॉमिक थ्योरी। मगर डाल्टन की थ्योरी कैसी थी? सबसे फर्स्ट थ्योरी थी। और इनकी कैसी थी? मॉडर्न थ्योरी थी। क्या थी? क्या? मॉडल मॉडर्न क्या था? मॉडर्न थ्योरी। तो देखो, नील्स बोहर को समझने से पहले कुछ चीजें बहुत ध्यान से देख लो, ठीक है ना? सबसे पहली कि नील्स बोहर ने आखिर में किस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था? उन्होंने किसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया था? रदरफोर्ड की। किसकी प्रॉब्लम को? रदरफोर्ड की। आया कि नहीं है? प्रॉब्लम कौन थे? रदरफोर्ड। प्रॉब्लम कौन थे? और प्रॉब्लम क्या थी रदरफोर्ड की? कि रदरफोर्ड ने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है? न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। बस खाली उन्होंने इतना ही बोला था। लेकिन मैक्सवेल ने क्या कहा था? ठीक, रदरफोर्ड ने बताया क्या था? बोलो। इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करता है? रिवॉल्व करता है, ठीक। लेकिन एक मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट थे। क्या थे? मैक्सवेल। कौन से थे? मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट थे। इन साइंटिस्ट ने किया क्या? इन साइंटिस्ट ने बोला कि रदरफोर्ड जो है वो क्या है? रॉन्ग। रदरफोर्ड क्या है? क्यों रॉन्ग है? क्योंकि जो ये इलेक्ट्रॉन है इसके पास क्या है? चार्ज है। अगर चार्ज पार्टिकल क्या करेगा? मोमेंटम क्या करेगा? तो क्या प्रोड्यूस करेगा? ईएम वेव। क्या प्रोड्यूस करेगा? ईएम वेव। और जब ईएम वेव प्रोड्यूस करेगा तो एनर्जी क्या होगी? लॉस। क्या होगी? एनर्जी क्या होगी बेटा? लॉस। और जब अगर एनर्जी लॉस होगी तो ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन किस में फॉल हो जाएगा? न्यूक्लियस में। किस हो जाएगा? आया था कि नहीं आया था? उसके बाद जब ये प्रॉब्लम आ गई कि अब इनकी थ्योरी क्या हो गई? फेल। क्या हो गई? इनकी बस खाली एक थ्योरी पास थी, जो क्या थी? न्यूक्लियर मॉडल की। क्या थी? जिसमें इन्होंने बताया था कि न्यूक्लियस जो है वो कंसंट्रेटेड कहाँ होता है? बहुत छोटी से केंद्र पे, है ना? और उसका उस न्यूक्लियस में होता क्या है? पॉजिटिव चार्ज। क्या होता है? ये इनका सही था। बाकी इनका जो मतलब ये था, क्या था? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग जो आइडिया था वो क्या था इनका? फेल। किसने फेल किया था? मैक्सवेल ने। किसने फेल किया था? उसके बाद इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए कौन आए थे? प्लांक। प्लांक इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए नहीं आए थे। प्लांक एक्चुअल में दुनिया को ये बता रहे थे कि एनर्जी कैसी है? कॉन्टिन्यूअस है या कैसी है? डिस्क्रीट है। कैसी है? कॉन्टिन्यूअस का मतलब लगातार। कॉन्टिन्यूअस का मतलब, तो इन्होंने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था? ब्लैक बॉडी। कौन सा किया था? तो ब्लैक बॉडी जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो वो देख रहे थे कि अलग अलग टाइप की जो ईएम वेव थी, अलग अलग टाइप की जो, वो अलग अलग टाइप से निकल रही थी। क्या निकल रही? जैसे मान लो किसी चीज को गर्म करते थे तो सबसे पहले क्या निकलती थी? रेडियो। क्या निकलती थी? रेडियो के बाद माइक्रो, फिर क्या निकलती थी? आईआर। ऐसे निकलती थी ना। लेकिन ये कॉन्टिन्यूअस निकल रही थी कि डिस्क्रीट थी? क्यों डिस्क्रीट थी? क्योंकि रेडियो का अमाउंट क्या था? अलग। इसका अमाउंट क्या था? अलग। इसका अमाउंट क्या था? अलग, ठीक। तो जैसे जैसे हम हायर फ्रीक्वेंसी यानी कि हायर एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरफ जा रहे थे तो उनकी संख्या क्या होती जा रही थी? कम। क्यों कम होती जा रही थी? इसका मतलब है कि ये पैकेट में निकलते। क्या निकलते हैं? यानी कि रेडियो वेव जो होती है उसके एनर्जी पैकेट क्या होते हैं? छोटे। और जैसे जैसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ऊपर जाते हैं उनके पैकेट क्या होते हैं? बड़े। जिसके पास जितनी ज्यादा एनर्जी उसके पैकेट क्या होंगे? बड़े। और इनके पैकेट क्या है? छोटे। आया कि नहीं आया? तो अगर मान लो हमको किसी भी चीज से हमको यूवी या हमको एक्सरे या हमको गामा रे लेनी होगी तो हमको उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उनके पैकेट्स क्या है? बहुत ज्यादा बड़े। आया कि नहीं आया? उन्होंने सिर्फ इतना ही बताया। उन्होंने सिर्फ बताया कि एनर्जी एक्चुअल में कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ऐसा नहीं कि जितना दाम रेडियो वेव का हो उतना ही दाम गामा का हो। गामा का दाम अलग है और रेडियो का दाम क्या है? अलग है। और हम जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो हमारे नेचर में हम लोग कहाँ पे जाके अटक जा रहे थे? विजिबल पे। कहाँ तक? यानी कि नेचर ने हम लोगों को बांध रखा है कि विजिबल तक तो आपको पैकेट इजिली मिल जाएगा। यानी कि तुम जाओगे बाजार में तो तुम्हारे पास अगर 500 रुपए है, तुम 500 रुपए की चीज आसानी से खरीद सकते हो। यानी कहने का मतलब है कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उनको अपने रोजमर्रा के जीवन की चीजें खरीदने के लिए एक अमाउंट है ना,
अगर मान लो 5,000 रुपए है तो 5,000 रुपए में आप अपने घर का खर्चा चला लोगे, ठीक है ना। लेकिन तुमको शौक करना है कि हमको BMW चाहिए, तुमको शौक करना है कि हमको फाइटर जेट चाहिए, हमको एरोप्लेन चाहिए, तो उसके लिए तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है। आया कि नहीं आया? यानी कि विजिबल तक समझ लो कि हमारे नेचर को क्या थी, जरूरत थी, और विजिबल के ऊपर हमको नेचर को ज्यादा जरूरत थी नहीं। ऐसा नहीं जरूरत नहीं थी, लेकिन उतनी जरूरत नहीं थी। आया कि नहीं आया? तो उनके पैकेट क्या थे, महंगे। आया कि नहीं आया? तो इन्होंने बेसिकली क्या बताया था, एनर्जी पैकेट के बारे में। क्या बताया था? और इस एनर्जी पैकेट को इन्होंने क्या नाम दिया था, क्वांटम। क्या नाम दिया था? क्वांटम का मतलब होता है कि सब एनर्जी पैकेट क्या होता है, एनर्जी। तो उन्होंने बोला कि जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो हमें किस रूप में मिलती हैं, क्वांटम, यानी एनर्जी पैकेट के रूप में। और हर क्वांटम क्या है, डिस्क्रीट। हर क्वांटम क्या है, यानी कि एक सेम क्वांटम नहीं है, अलग अलग क्या है, क्वांटम है। उसके बाद एक और लोग आए जिनका नाम क्या था बेटा, आइंस्टीन। क्या नाम था? आइंस्टीन ने क्या किया, आइंस्टीन ने दुनिया को बताया, एक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं? देखो मैं इसलिए तुमको इतना बता रहा हूं ना कि ये सब चीजें नहीं पता रहेंगी तो केमिस्ट्री को भी जान नहीं पाओगे। तुम केमिस्ट्री को किताब से जान के, हम तुमको चैलेंज कर रहे हैं इस पूरे भारत के लोगों को कि तुम केमिस्ट्री बुक से जान के, और अगर सामान्य टीचर से जान के कि बस खाली उतना ही पढ़ाया जितना किताब में लिखा है, तो तुम केमिस्ट्री का एक सवाल नहीं हल कर सकते। तुमको नीट, तुम 2 साल पढ़ लो, 4 साल तैयारी कर लो, 12 तक पढ़ लो, अभी 12 में 4 साल है ना, और उसके बाद तुम 4 साल तैयारी कर लो, और तुम नीट का IIT का तो जाने दो, तुम नीट का एक क्वेश्चन नहीं कर सकते। जो बच्चे नंबर पाते हैं सिर्फ बायोलॉजी में पा जाते हैं, लेकिन नीट में एक भी तुम क्वेश्चन कर ही नहीं सकते, औकात ही नहीं रहेगी। फिजिक्स तो भूल जाओ, केमिस्ट्री तो छू ही नहीं सकते तुम। अगर एक क्वेश्चन कोई सॉल्व कर दे तुम जान जाए। जो बच्चे इंटर में टॉप भी करते होंगे, नीट का एक क्वेश्चन सॉल्व कर दे वो, ठीक है, 2-4 क्वेश्चन एकदम इजीली पूछ लिया गया तो अलग का बात है, लेकिन तुम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए तुमको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। इतना नहीं पढ़ोगे तो कभी कुछ होगा ही नहीं, ठीक है ना। आइंस्टीन ने क्या बताया था बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक का मतलब है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक का मतलब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन से। क्या है, अगर किसी भी मैटर को, किसी भी में क्या डाली जाए, ईएम वेव, क्या डाली जाए, और ईएम वेव डाली जाए तो यहाँ से क्या रिलीज हो, इलेक्ट्रॉन। क्या रिलीज हो, तो इस इफेक्ट को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। है कि नहीं है? यानी कि किसी भी मैटर में क्या डाली जाए, ईएम वेव। ईएम वेव है क्या, प्लांक के हिसाब से क्या है, क्वांटम। क्या है, क्वांटम का मतलब क्या है, एनर्जी पैकेट। यानी कि इसमें अगर मान लो हमारे पास ये छोटे छोटे क्या है, एनर्जी पैकेट। छोटा वाला एनर्जी पैकेट अलग ईएम वेव का है, उससे बड़ा अलग वेव का है, उससे बड़ा अलग वेव का, उससे बड़ा अलग वेव का है। तो इसमें से कौन सी ईएम वेव डाली जाए मैटर पे, क्या निकल जाए, इलेक्ट्रॉन। क्या निकल जाए, आया कि नहीं आया? यानी कि ईएम वेव डालने पे क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन। मगर तुम क्या हर ईएम वेव से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हो, हैं? नहीं निकाल सकते हो ना। तो इसी को बताया था कि ईएम वेव का इस्तेमाल करके किसी मैटर से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो हमको स्पेसिफिक क्या लेना पड़ता है, ईएम वेव, जिसके पास एनर्जी क्या हो, ज्यादा, जिसका क्वांटम क्या हो, ज्यादा। आया कि नहीं आया? तभी निकलेगा। आया कि नहीं आया? ये किसने बताया था, आइंस्टीन ने। और उन्होंने क्या नाम दिया इस क्वांटम, और इस जो है क्वांटम क्या नाम दे दिया इन्होंने, फोटोन। क्या नाम दे दिया, फोटोन। ठीक, तो आज हम लोग इसी एनर्जी क्वांटम को क्या जानते हैं, फोटोन नाम से। किस नाम से? तो फोटोन रेडियो का भी हो सकता है, फोटोन गामा का भी हो सकता है, फोटोन किसका हो सकता है, विजिबल का भी हो सकता है। नहीं है? हर फोटोन मगर क्या है, अलग अलग। आया कोई दिक्कत? इतना हम लोग पढ़ लिए थे। उसके बाद ना एक साइंटिस्ट, इतना तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक, मगर रिवीजन हम करवा दे रहे हो क्योंकि तुमको, हमको पता है तुम्हें इतना नहीं समझा रहा हूं। आ रहा है? एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बाल्मर। क्या नाम था, बाल्मर। क्या नाम था? और एक थे रिडबर्ग। क्या नाम था? एक थे बाल्मर और एक थे रिडबर्ग। क्या थे? एक बाल्मर थे और क्या थे, एक रिडबर्ग। बाल्मर और रिडबर्ग कर क्या रहे थे, बाल्मर और रिडबर्ग किस चीज की स्टडी करते थे, ईएम वेव की। क्या चीज? और इस ईएम वेव से जो स्पेक्ट्रम बनता था, क्या बनता था, इस स्पेक्ट्रम की क्या करते थे वो स्टडी, इस स्पेक्ट्रम की क्या करते थे। यानी कि आखिर में अगर हम किसी मैटर से क्या ले, किसी मैटर से जो निकलने वाली ईएम वेव है, तो कितने टाइप की ईएम वेव निकल रही है, कितने टाइप की। तो अगर मान लो रेडियो वेव ज्यादा निकल रही है तो यहाँ पे वो डार्क कर देते थे। अगर मान लो फोटोन द्वारा अगर मान लो आईआर निकल रहा है तो उसको इस कलर से कर देते, उसको इस कलर से, उसको इस कलर से, ऐसे मतलब करके वो क्या निकालते थे, स्पेक्ट्रम। क्या निकालते थे?
बहुत ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इन्हीं बाल्मर और रेडबर्ग ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम था हाइड्रोजन डिस्चार्ज ट्यूब, है ना। क्या लिया इन्होंने, यानी कि इन्होंने बेसिकली किसका स्टडी करी, हाइड्रोजन की, किसकी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, किसी करी, हाइड्रोजन मतलब उन्होंने सोचा कि हम केवल और केवल क्या ले लें, हाइड्रोजन ले लें और उस हाइड्रोजन को क्या दें, एनर्जी दें। तो क्या होगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक्साइट होंगे और एक्साइट होने के बाद कुछ ना कुछ ईएम वेव निकालेंगे और उस ईएम वेव का हम क्या बना ले, स्पेक्ट्रम, क्या बना ले। तो वो स्पेक्ट्रम देखते हैं कि कैसा आता है, वो स्पेक्ट्रम कैसा। तो जब उन्होंने हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया, किसका इस्तेमाल किया, तो उनको क्या दिखाई दिया, एक स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम, क्या दिखाई दिया, और इस स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम को बोला लाइन स्पेक्ट्रम। क्या बोला, लाइन स्पेक्ट्रम का मतलब कि इसमें कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं था, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि जिस स्पेक्ट्रम में कोई भी लाइन न बने, यानी कि पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम क्या हो, कॉन्टिन्यूअस हो, क्या हो, यानी कि उसमें रेडियो वेव भी दिखाई दे, आईआर भी दिखाई दे, माइक्रो वाइक्रो, तो जितने स्पेक्ट्रम होते हैं सब दिखाई दे, आया कि नहीं है। भले नीचे की तरफ ज्यादा दिखाई दे, ऊपर की तरफ कम दिखाई दे, लेकिन दिखाई तो देने चाहिए ना। लेकिन जब इन्होंने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम किया तो उनको ना नीचे ना ऊपर ना कुछ, उनको सिर्फ स्पेसिफिक क्या दिखाई दी, लाइन, क्या दिखाई दी। और वो स्पेसिफिक लाइन सिर्फ और सिर्फ कहाँ की थी, विजिबल की, कहाँ थी, यानी कि कितना, 400 से लेके 700 नैनोमीटर के बीच की थी। तो ये बाल्मर ने क्या किया, इसको कर लिया, ठीक है ना। लेकिन बाल्मर बता नहीं पाए, बाल्मर जो थे वो बता नहीं पाए कि आखिर में लाइन स्पेक्ट्रम बनता क्यों है, लाइन स्पेक्ट्रम बन क्यों रहा है, बन तो रहा है लेकिन क्यों बन रहा है ये नहीं बता पाए। उसके बाद रिडबर्ग ने ना फार्मूला दिया, क्या दिया, फार्मूला दिया कि कैसे इस लाइन स्पेक्ट्रम को हम निकालते हैं, आया कि नहीं है, ठीक। तो रिडबर्ग ने और बाल्मर ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है ना, वो बहुत पहले ही कर लिया था, 1870-80 के आसपास, यानी कि थॉमसन के भी पहले कर लिया था, आया कि नहीं है। यानी कि जिस टाइम पे मैक्सवेल लोग हुआ करते थे, हर्ट्ज लोग हुआ करते थे, उस टाइम पे उन्होंने किया था, उसी के आगे पीछे, ठीक है, आया कि नहीं है। तो यानी कि अब नील्स बोहर ने क्या करा, नील्स बोहर अब करना क्या चाह रहे हैं, ध्यान दो। नील्स बोहर ने देखा कि रदरफोर्ड फेल हो रहे हैं, क्या हो रहा है, रदरफोर्ड को फेल कौन कर रहा है, मैक्सवेल की थ्योरी, मैक्सवेल की, प्लांक का एक्सपेरिमेंट और आइंस्टीन का भी एक्सपेरिमेंट आ चुका था, और इधर बाल्मर और रिडबर्ग, आया कि नहीं आया। इतनी चीजों को उन्होंने क्या किया, ऑब्जर्व किया, क्या किया, आया कि नहीं आया। अब ऑब्जर्व में एक चीज ध्यान देना, बाल्मर को एक बार थोड़ा सा यहाँ डिटेल में देख लेते हैं, क्या लेते हैं। अब मान लो यहाँ पे क्या है, बाल्मर का एक्सपेरिमेंट क्या है, तो बाल्मर के एक्सपेरिमेंट में उन्होंने किस चीज का इस्तेमाल किया, एक ट्यूब का, उसके अंदर क्या भरी, हाइड्रोजन, क्या भरी, और हाइड्रोजन को निकाल लिया। हाइड्रोजन को अगर मान लो ट्यूब के अंदर हमने 100 एटम भरे किसके, हाइड्रोजन के, तो उसमें 95 एटम ने निकाल लिए, केवल कितने एटम छोड़ दिए, 5, समझने के लिए, ठीक है ना। यानी कि मोस्ट ऑफ द मैटर जो है वहां से उन्होंने निकाल लिया, वहां पर मैटर बचा क्या, कम। अब उसको हमने क्या दिया भाई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दी, क्योंकि आइंस्टीन ने खोजा था, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दी, मतलब हमको, मतलब एक समझने के लिए है। अब आइंस्टीन तो बाद में थे, हमने क्या दिया, इसको एनर्जी दी, क्या दी। जब एनर्जी देंगे तो होगा क्या, एनर्जी देंगे तो होगा क्या, हम यहाँ पे स्पेक्ट्रम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, स्पेसिफिक लाइन, क्या आ रही है, आएगा नहीं है। यानी कि इनसे निकलने वाली जो क्या है, फोटोन, क्या निकलने वाले हैं, ये फोटोन जो निकल रहे हैं ये एक स्पेसिफिक क्या दे रहे हैं आपको, लाइन, क्या दे रहे हैं, यानी कि यहीं पे फोटोन मिल रहा है। भाई रेंज तो हमारी कहाँ से है, गामा से लेके रेडियो तक है, यानी कि 0.01 नैनोमीटर से लेके 1 मीटर वेवलेंथ की पूरी स्पेक्ट्रम है। इस स्पेक्ट्रम में हमको सिर्फ स्पेसिफिक वेवलेंथ के फोटोन मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं, ठीक। उन्होंने एक्सपेरिमेंट में जब किया तो क्या किया और समझाया क्या नील्स बोहर ने, देखो उन्होंने बोला कि न्यूक्लियस, यहाँ मान लो क्या है, न्यूक्लियस, क्या है, न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, पॉजिटिव चार्ज, क्या पाया जाता है, और यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या पाए जाते हैं, ठीक। अच्छा मान लो एटम यहाँ तक है, एटम कहाँ है, यहाँ तक, मतलब इलेक्ट्रॉन एटम के यहाँ तक है। इसका मतलब है कि ये जो न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज है, क्या है, न्यूक्लियस का पॉजिटिव, इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ है, तो इस पॉजिटिव चार्ज की कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कि नहीं होगी, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक। तो पॉजिटिव हमेशा किसको अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव को, यानी कि जहां तक अट्रैक्ट करता है, जहां तक अट्रैक्ट, तो सबसे ज्यादा किसको अट्रैक्ट करेगा, इस वाले ई को।
उसके बाद किसको करेगा, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, करेगा नहीं करेगा, और एक जगह के बाद इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, खत्म। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसके पास कितना वोल्ट होगा, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या होगा, और जो सबसे नीचे होगा इसके पास क्या होगा, ज्यादा। आएगा नहीं आएगा, नहीं समझे। अब ध्यान देना, ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो है क्या, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये नहीं बता रहा है कि न्यूक्लियस की एनर्जी है ना, वो ये बता रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन दूर होगा उस पे एनर्जी सबसे कम होगी, उस पे सबसे एनर्जी क्या होगी, और यहाँ पर क्या होगा, एनर्जी सबसे ज्यादा, इसीलिए इसको माइनस में लिखा, क्या लिखा गया है, माइनस। आएगा नहीं है, यानी कि यहाँ पर जो होगा इसकी एनर्जी क्या होगी, सबसे नहीं, सबसे कम। जहां तक मतलब समझो, यानी कि अगर ये न्यूक्लियस इसको बांध के रखेगा, न्यूक्लियस इसको, तो ये इसके पास रहेगा ना, ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा घूम नहीं पाएगा, मतलब ज्यादा मूवमेंट नहीं कर पाएगा, और ये क्या कर लेगा, ज्यादा मूवमेंट कर लेगा। आएगा, यानी कि इसके पास क्या होगी, एनर्जी क्या होगी, कम, क्या होगी, इसके पास एनर्जी क्या होगी, इस इलेक्ट्रॉन के पास, इस इलेक्ट्रॉन के पास, बाकी ये तो एनर्जी लगा ही रहा है, ये तो एनर्जी लगा के खींच रहा है, इस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी क्या है, कम। आएगा नहीं है, तो जो न्यूक्लियस इस पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन को बांध के रखा है, बांध के रखा है, वो किस कारण से बांध के रखा है, कूलाम फोर्स। किसके कारण, आया कि नहीं आया, कूलाम फोर्स का मतलब चार्ज, यानी कि इस चार्ज की वजह से इसको बांध के रखा है। तो सबसे ज्यादा बांध किसको रखा है, इसको, तो इसके पास एनर्जी ज्यादा, सबसे क्या होगी, लोअर एनर्जी, और सबसे बाद में क्या होगी, ज्यादा एनर्जी। आया कि नहीं है, तो माइनस जहां पे लग जाता है, माइनस जहां पे, इसको हम क्या बोलते हैं, 13.4, कितना है, माइनस क्या है, यानी कि जब हम एटम के नीचे जाएंगे तो माइनस हमारा बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे ऊपर आते जाएंगे हमारा माइनस क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। तो सबसे नीचे कितना था, माइनस 13.4, उसके बाद कितना था, 3. हाँ, यहाँ पे क्या था, माइनस 13.6, क्या था, इतना ही था, है? उसके बाद क्या था, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी किसमें था, माइनस में, और उसके बाद है क्या, हाँ बोलते जाओ, कितना था, हमको याद नहीं है, इसको याद ही करना पड़ेगा, 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। उसके बाद क्या था, 0.85, क्या था, उसके और ऊपर जाओगे तो 0.58, क्या जाएगा, 58, उसके और ऊपर जाओगे तो 34 आ जाएगा। आया नहीं है, और पहुंचते पहुंचते कहाँ पहुंच जाएंगे हम, 0 तक। आएगा नहीं है, ठीक, ध्यान देना। अब हम नील्स बोहर पे आ रहे हैं, ठीक। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उनको लाइन मिली, यहां पर भी हमने क्या दिया, यहाँ पे एनर्जी दी, क्या दी, अब हमने जब एनर्जी दी तो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आई कि नहीं आई, है? और ये न्यूक्लियस इसको क्या करके रख रहा है, बांध के रख रहा है, क्या रखा है, बांध के रख रहा है। देखो, एक अभी हमने एनर्जी इसको नहीं दी, ठीक। अभी देखना, न्यूक्लियस अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को बांध के रख रहा है कि नहीं रख रहा है, ये किस कारण से रख रहा है, कूलाम फोर्स। और उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या लगा रहा है, चक्कर, क्या लगा रहा है, चारों तरफ क्या लगा रहा है, चक्कर। अब जब चारों तरफ चक्कर लगाता है तो उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो, एक फोर्स क्या है, कूलाम फोर्स। क्या है, कूलाम फोर्स कौन लगा रहा है, न्यूक्लियस। कौन लगा रहा है, किस पे लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन पे। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ खींच रहे हैं, न्यूक्लियस की तरफ। और जब ये नाचेंगे, जैसे मान लो कोई भी चीज है, ये मान लो रुमाल है, इसको हम ऐसे ऐसे क्या कर रहे हैं, नचा रहे हैं, यहाँ पे हम ईटा बांध दे, क्या बांध दे, ईटा। कितना मिनट हुआ, 29 हो गया, 19। देखो, अगर हम क्या करते हैं, इस रुमाल में क्या बांधे, ईटा, क्या बांधे, और ऐसे ऐसे अगर घुमाएंगे, और घुमाने के बाद अगर मान लो ईटा यहाँ से छटक जाए, क्या छटक जाए, तो दूर जाएगा ना। तो अगर मान लो इलेक्ट्रॉन नाच रहा है, तो नाचने के बाद क्या होगा, अगर ये न्यूक्लियस किसी तरीके से अपनी कूलाम फोर्स को माइनस कर दे, तो ये कहाँ भाग जाएगा, बाहर। तो क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी कि ये दोनों क्या होंगी, बराबर। क्या होंगी, आया कि नहीं आया। यानी कि अगर तुमसे कोई पूछे कि किसी भी न्यूक्लियस, किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रह रहा है वो क्यों रह रहा है, तो बोलोगे कूलाम फोर्स के कारण और सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण। कूलाम फोर्स क्या करेगा, न्यूक्लियस को बांध के रखेगा, और सेंट्रीपिटल इसको दूर बहाएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कुल मिला के
हमारा स्टेबल रहे। आया नहीं है? अब हम बात करते हैं किसकी, एनर्जी, किसकी, तो अब हम आते हैं नील्स बोहर पे। किस पे आते हैं? तो नील्स बोहर ने एक्चुअल में प्रॉब्लम सॉल्व करी। क्या करी? प्रॉब्लम सॉल्व करी। यही चीज तो रदरफोर्ड ही बोल रहे थे ना। रदरफोर्ड ने यही तो बोला था कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। नील्स बोहर भी क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है। बट मैक्सवेल ने क्या बोला था? मैक्सवेल ने बोला था कि अगर इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रिवॉल्व करेगा तो क्या निकलेगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल भी रही है, क्योंकि उसी से तो लाइन स्पेक्ट्रम बन रहा है। और अगर मान लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेगी तो क्या होगा? तो एनर्जी लॉस होगी और यहाँ पे गिर जाएगा। बिल्कुल सही बात है। हमको इस रिवॉल्वमेंट से मतलब नहीं है, इसको रिवॉल्वमेंट से मतलब, अगर ये ईएम वेव निकाली तो इसकी एनर्जी क्या होगी? लूज। और एनर्जी लूज होगी तो धीरे 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 क्या हो जाएगा? हमारा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाएगा। आया कि नहीं आया? यानी कि कूलाम फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स घटना चालू कर देगी, डिसबैलेंस हो जाएगी और हमारा न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? ब्लास्ट। आया कि नहीं आया? इस प्रॉब्लम को किसने सॉल्व किया? नील्स बोहर ने। किसके जरिए सॉल्व किया? बाल्मर सीरीज। क्या चीज? इस लाइन स्पेक्ट्रम को बोलते हैं बाल्मर। क्या बोलते हैं? बाल्मर सीरीज। क्या बोलते हैं? बाल्मर सीरीज। वो बता चुके थे कि जब हम हाइड्रोजन को लेते हैं और उसमें हम क्या डालते हैं? एनर्जी, तो हमको एक स्पेसिफिक बाल्मर सीरीज दिखाई देती है, यानी कि एक स्पेसिफिक लाइन हमको दिखाई देती है, हमको एक स्पेसिफिक कलर दिखाई देता है। कलर क्यों दिखाई देता है? क्योंकि ये 400 से लेके 700 नैनोमीटर के बीच बनती थी। बताए थे ना यहाँ पे? कहाँ बनती थी? 400 से लेके 700। तो इसमें कुछ लाइन आती थी, रेड आती थी, ब्लू आती थी, कुछ लाइनें आती थी, मगर स्पेसिफिक वही लाइन आती थी, कलर नहीं आता था। मतलब 7 रंग नहीं आते थे, केवल स्पेसिफिक कलर आते थे। तो अब नील्स बोहर ने इन सारे आइडियाज को लेके ये बताया कि एक्चुअल में न्यूक्लियस के अंदर जो है वो क्या पाए जाते हैं बेटा? एनर्जी लेवल। क्या पाए जाते हैं? क्या पाए जाते हैं? बहुत ध्यान से सुनना। एनर्जी क्या पाए जाते हैं? एनर्जी। और इन एनर्जी लेवल को बोलते हैं बेटा ऑर्बिट। क्या बोलते हैं? और इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है? स्टेशनरी। क्या होता है? मतलब स्टेशनरी रोटेशन करता है। मतलब कि अगर इसमें रहेगा तो कभी भी अपनी एनर्जी लॉस नहीं करेगा, यानी कि घूमेगा लेकिन अपनी एनर्जी लॉस। ध्यान से सुनना। नील्स बोहर ने क्या बताया? नील्स बोहर ने बताया कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? स्पेसिफिक एनर्जी लेवल में। कहाँ पाए जाते हैं? जब स्पेसिफिक एनर्जी लेवल होगा तो वहां पे उनका जो मूवमेंट होगा वो कैसा होगा? स्टेशनरी, मतलब रुका हुआ टाइप का मूवमेंट हो। कैसा होगा? यानी कि ये कैसा होगा? रुका हुआ टाइप का। और जब ये मूवमेंट करेंगे तो ये कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं निकालेंगे। यानी कि अगर मान लो इलेक्ट्रॉन, अगर मान लो इस एरिया में है, इस एरिया में है, इस एरिया में है, तो इस एनर्जी लेवल में है, तो उसके मूवमेंट में कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आया कि नहीं है? पहली चीज नील्स बोहर ने क्या बताया? अरे बोलो यार, बार बार भाई 4 बार बोल रहे हैं। नील्स बोहर ने बताया कि किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन अगर कहाँ पाया जाएगा? स्पेसिफिक एनर्जी लेवल, यानी कि ऑर्बिट में, तो वो रोटेशन के टाइम पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं निकालेगा। आया कि नहीं आया? मैक्सवेल की थ्योरी फ्लॉप हो गई। मतलब मैक्सवेल तो सही थे, बट रदरफोर्ड की थ्योरी को एक बल मिला। रदरफोर्ड की थ्योरी को एक, यानी कि नील्स बोहर ने समझाया कि आखिर में क्यों नहीं गिरता है। तो क्या बोला कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? स्पेसिफिक एनर्जी लेवल में। और जब स्पेसिफिक एनर्जी लेवल में रहते हैं तो वो स्टेशनरी रोटेशन करते हैं। क्या करते हैं? यानी कि रुका हुआ रोटेशन करते हैं, जिस कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं होती और कोई भी ईएम वेव नहीं निकलती। आया कि नहीं आया? तो उन्होंने क्या बताया कि जब ये अपनी ऑर्बिट में रहते हैं, अपनी ऑर्बिट में, तो हर ऑर्बिट का एनर्जी लेवल क्या है? फिक्स। आया कि नहीं आया? हर ऑर्बिट का एनर्जी लेवल क्या है? फिक्स। कोई दिक्कत? इसी फिक्स एनर्जी लेवल को हम शेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेल। क्या बोलते हैं? और इन्होंने इस शेल का नाम दिया कि जो सबसे नीचे शेल है उसको के, उसके ऊपर क्या है? एल, उसके ऊपर क्या है? एम, उसके ऊपर क्या है? एन, ओ, पी, क्यू, कुछ भी चलते जाओ। आया नहीं है? और यहाँ तक जाते जाते तुम पहुंचोगे इनफाइनाइट तक। आया कि नहीं आया? यानी कि किसी भी एटम में इनफाइनाइट क्या होते हैं? एनर्जी लेवल। क्या होते हैं? लेकिन हर एनर्जी लेवल कैसा होता है? फिक्स। कैसा होता है? और जो फिक्स होता है उसे बोलते हैं क्वांटाइज्ड। क्या बोलते हैं? क्वांटाइज्ड। याद आया?
जब चार्ज को पढ़ा रहे थे तो मिल्टन वाला ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था कि चार्ज हमेशा कैसा होता है, क्वांटाइज। कैसा होता है? क्वांटाइज का मतलब फिक्स। क्वांटाइज का मतलब क्या होता है? फिक्स। आया कि नहीं आया? यानी कि जितने भी एनर्जी लेवल है कैसे है, वो क्वांटाइज्ड है। कैसे हैं? और इस क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल को हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। इसको हम और किस नाम से जानते हैं? शेल। और शेल जो होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? के से लेके के, भाई के बाद क्या था? आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, और ऊपर तक पहुंचते पहुंचते इनफाइनाइट हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? आया कि नहीं आया? हाइड्रोजन का जो सबसे नीचे वाला यानी कि फर्स्ट लेवल होता है, क्या होता है? फर्स्ट लेवल, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं? यानी कि न्यूक्लियस के नजदीक पाए जाने वाले ऑर्बिट को हम क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट। आया कि नहीं आया? यानी कि इलेक्ट्रॉन को जब कोई एनर्जी नहीं मिलती है तो वो कहाँ पे निवास करते हैं? ग्राउंड स्टेट पे। कहाँ करते हैं? क्यों निवास करते हैं ग्राउंड स्टेट पे? क्योंकि ग्राउंड स्टेट पे एनर्जी का लेवल क्या होता है? कम। एनर्जी का लेवल क्या होता है? तो यानी कि अगर मान लो ये तुम्हारे क्या है? एनर्जी लेवल। क्या है? तो एनर्जी लेवल कौन कौन से हैं तुम्हारे? के एल, क्या है? एम एन ओ पी। तो सबसे कम एनर्जी किसके पास होगी? के पास। फिर किसके पास? एल एल। आया कि नहीं आया? ठीक। अब उन्होंने एक और चीज बताई। देखो इसी से, यहीं से पूरी की पूरी न्यूज बोर खत्म कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे जो KLM है क्या है? ये ऑर्बिट। क्या है? ऑर्बिट कैसे होते हैं? क्वांटाइज। देखो ये वर्ड याद कर लो, क्या होते हैं ऑर्बिट? कैसे होते हैं? क्वांटाइज। क्वांटाइज का मतलब फिक्स, यानी कि हर ऑर्बिट का एनर्जी लेवल क्या होगा? अलग अलग मतलब फिक्स। ऐसा नहीं किसी का मतलब सेम नहीं होगा, सबका क्या होगा? अलग अलग। और अलग अलग में भी क्या होगा? फिक्स। अलग अलग क्या होगा? और इनको हम और किस नाम से जानते हैं? शेल। शेल की बात कब करेंगे? जब हम क्या लिखेंगे? KLMNOP, तो क्या बोलेंगे? शेल। आया कि नहीं आया? जब बोलेंगे क्वांटाइज तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? ऑर्बिट। किसका इस्तेमाल करेंगे? ऑर्बिट। आया कि नहीं आया? और ऑर्बिट में एक्चुअल होता क्या? एनर्जी लेवल। क्या होता है? सबका एनर्जी लेवल देखो अलग है कि नहीं? -13.6। आया कि नहीं है? और सबसे कम एनर्जी लेवल किसका होगा? के का। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे एनर्जी लेवल बढ़ता जाएगा। तो अच्छा तुम बताओ कि तुम किस एनर्जी लेवल में रहना चाहोगे? जहां पे एनर्जी लेवल क्या हो? कम। जहां शांति क्या हो? ज्यादा। तो ज्यादातर इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ निवास करते हैं? ग्राउंड स्टेट पे। क्या करते हैं? तो सबसे पहले वो कहाँ रहना पसंद करेंगे? के में। उसके बाद कहाँ रहना पसंद करेंगे? एल में। उसके बाद कहाँ करेंगे? एम में। फिर NOPQR ऐसे करेंगे। आया कि नहीं आया? तो उन्होंने ये भी बताया कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन निवास करते हैं, बताएं? यानी कि कौन सी शेल है, शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, उसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, उसको बोलते हैं 2n²। क्या बोलते हैं? तो के कौन से नंबर पे आ रहा है? 1। ये किस पे आ रहा है? 2। ये किस पे आ रहा है? 3। ये किस पे आ रहा है? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 लाख, 2 लाख, करोड़, अरब, कुछ भी हो सकता है। आया नहीं है? आया? उन्होंने क्या बोला कि हर शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो किस पे होगा? किस फॉर्मूले पे काम करेगा? 2n²। तो अगर मान लो हम के की बात करें, किसकी बात करें? के का नंबर कौन सा है? 1। कौन सा नंबर है? तो यहाँ पे n का मतलब वही है कि 1 2 3 4। तो n बराबर क्या हो गया? 1। क्या हो गया? तो यहाँ पे अगर करोगे तो 2 इंटू n मतलब कितना है? 1। n की पावर कितनी है? 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 इंटू 1। आया नहीं है? तो क्या हो जाएगा? 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2। आया कि नहीं है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2। यानी कि के में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा? 2। कितने होंगे? अगर मान लो एल में निकालना हो तो एल का नंबर कौन सा है? 2। कौन सा नंबर है? यहाँ पे n कितना हो गया? 2। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 की पावर कितनी है? 2। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2। तो क्या हो जाएगा? 8। आएगा नहीं है? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8। अगर मान लो यहाँ पे L की जगह क्या है? M का नंबर कितना है? 3। तो n कितना हो गया? 3। तो 2n² कितना हो गया? 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 3 6 3 18। आया? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 18। आया कि नहीं है? अगर मान लो किसी के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। तो वो कहाँ पे रहेगा हमेशा? के में। कहाँ रहेगा? अगर किसी के पास 3 है तो 2 यहाँ पे रहेंगे और 1 कहाँ पे रहेगा? एल में रहेगा। आया? आया नहीं है? तो इस तरह हमारा क्या है? इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये कौन बता रहे हैं? नील्स बोहर। कौन बता रहे हैं? और नील्स बोहर ने बताया कि जब कभी भी क्या मिलती है? एनर्जी। क्या मिलती है?
तो एनर्जी जब मिलती है तो देखो अब ध्यान देना, K में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2। यहाँ कितने रह सकते हैं? 8। यहाँ 18। ऐसे करके हम ऊपर आते जाएंगे, आएंगे नहीं आए? तो जिस एलिमेंट का जितना प्रोटॉन नंबर होगा उतने उसके पास क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। यानी कि अभी तक 118 एलिमेंट खोजे गए हैं, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 118 ही तो होंगे। तो 118 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमें पता लगेगा कौन सा इलेक्ट्रॉन K में है, कौन सा L में है, कौन सा M में है, कौन सा N में है। सबसे पहले क्या भरेगा? K। फिर कौन भरेगा? L, फिर M, मतलब नीचे से भरते जाएंगे। जब हम एनर्जी देंगे, तो सबसे पहले एनर्जी किसको मिलेगी? जो ऊपर रहेगा कि नीचे? जो ऊपर। अरे भैया, ये सबसे, इसका एनर्जी लेवल क्या है? सबसे, इसका क्या है? ज्यादा। इसका क्या है? ज्यादा। जब हम एनर्जी देंगे तो सबसे ज्यादा जो सबसे ऊपरी कक्षा में रह रहे हैं इलेक्ट्रॉन, वही हमारे क्या होंगे? वाइब्रेट। क्या होंगे? जब हम और एनर्जी देंगे तो हो सकता है कि नीचे वाला मिल जाए, मगर समझे नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहीं पे प्लांक का नियम आता है। प्लांक ने क्या बोला कि एनर्जी हमेशा किस में निकलती है? पैकेट में। किस में निकलती है? तो अगर मान लो तुमको हमने, मान लो क्या होता ही है, हमने तुमको बताया था कि रेडियो वेव, क्या चीज? रेडियो वेव में कितना होता है? 0.001 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसा था? नहीं, एक नहीं था, 0.05 था इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आया? अच्छा, अब तुम इसको दोगे तो यहाँ पे मान लो 5 है। क्या है? यहाँ पे कितना है? हमने बताया ना, एनर्जी लेवल ऊपर की तरफ जा रहा हो। ये फिक्स है, ये क्या है? क्वांटाइज्ड है। ये भी क्वांटाइज्ड, ये भी क्वांटाइज्ड, ये भी क्वांटाइज्ड। तो क्या रेडियो वेव इसमें काम करेगी? अगर इसको माइनस, मगर अगर तुमको 1 नंबर वाला जो इलेक्ट्रॉन है, इसको अगर तुमको यहाँ पे, यानी कि K वाले शेल को, अगर K वाले शेल के इलेक्ट्रॉन को तुमको L वाले शेल के इलेक्ट्रॉन पे ले जाना होगा, तो तुम्हें कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी इसको? ध्यान दो भाई, यहाँ कितना है? 13.6। कितना है? 13.6। और ऊपर कितना है? 3.4। 6 में से 4 का कितना हो गया? 2। और 13 में से 3 का कितना हो गया? 10। जब तक तुम इसको 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन नहीं दोगे, 10.2 इलेक्ट्रॉन का एनर्जी, मतलब फोटोन, याद है आइंस्टीन ने यही तो किया था। माइक्रोवेव ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ली थी अलग अलग क्वालिटी की, तब इसमें डाला, तभी तो इलेक्ट्रॉन निकला था। तो भैया, अगर तुमको इस शेल से, यानी कि K शेल से, अगर इस शेल में अगर तुमको इलेक्ट्रॉन को क्या कराना हो? मूव कराना हो। क्या कराना हो? तो तुमको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। जब तुम इसको क्या दोगे, यानी कि तुम इसको अगर फोटोन दो, क्या दो? तुम यहाँ पे एक फोटोन लो। क्या लो? अगर इसकी एनर्जी कितनी हो? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी हो? 10. अगर 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी और इसको दोगे, इसको, तो -13 है। क्या है? माइनस, ये बाहर है। हमने कहा एटम के अंदर होगा तो किस में होगा? माइनस में, और बाहर होगा तो किस में होगा? प्लस में। तो ये बाहर है कि नहीं है? तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? -13.6। क्या होगा? इसको जब जोड़ोगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा? माइनस ज्यादा है, ठीक है ना, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा? 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। तभी यहाँ पे जाएगा। तुम कितनी भी ऊर्जा देते रहो, कितना भी कुछ करते रहो, तब तक जाएगा। यही तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। क्या है? आया कि नहीं आया? अगर आइंस्टीन ने नहीं बताया होता तो क्या नील्स बोर सॉल्व कर पाते? और प्लांक ने अगर बताया ही नहीं होता कि असल में अलग अलग फोटोन के पास क्या होते हैं, अलग अलग एनर्जी होती है, तो कैसे करते? है कि नहीं है? तो अगर मान लो हमको किसी भी इलेक्ट्रॉन को आगे पीछे कराना होगा तो हम क्या करेंगे? तो अगर मान लो इसको एनर्जी दोगे, तुम रेडियो वेव दोगे, तो एकदम यहाँ पे, एकदम यहाँ, यही तो वाइब्रेशन होगा जहाँ पे एकदम लास्ट में एक गुनगुन करेगा। उसके बाद और दोगे तो यहाँ वाला गुनगुन करेगा, और दोगे तो यहाँ करेगा, और दोगे तो यहाँ करेगा। आया कि नहीं आया? तो तुमको इसके लिए तुमको पता करना पड़ेगा कि हमारा फोटोन के पास कितनी एनर्जी है, और स्पेसिफिक एनर्जी जाएगी। जैसे मान लो तुम सामान लेने गए, तो ये स्पेसिफिक नोट है। क्या है? नोट है। अब तुम जाओगे दुकान पे तो कहीं 5 रुपए, 1 रुपए, 3 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए का सामान है, तो तुम वहां पे छुट्टा नहीं चलता है। ये नहीं कि 20 रुपए का सामान दिया, 18 लिए, 2 वापस ले लिया, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे पास जितनी नोट है वही सामान तुमको मिलेगा। तुम्हारे पास 10 की नोट है तो दुकान पे जहां पे 10 की MRP वाला सामान है वो उठा सकते हो। आया? सेम टू सेम ऐसे काम करता है तुम्हारा पूरा एटम। समझे? तो एटम की जो करेंसी है, करेंसी वो क्या है? फोटोन। वो क्या है? जब फोटोन दोगे, जितना फोटोन दोगे उतना ही फोटोन लेगा, तब ऊपर जाएगा।
नहीं तो जाएगा ही नहीं जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे कितना है 3.4, कितना है यहाँ पे कितना है 0.85, अगर तुम यहाँ पे 3.4 को क्या कर दो -8.5, यही तो है, इधर 0 कर दो, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे आया 3, इधर आया तो कितना हो गया है भाई, जोड़ो, अरे इसको राउंड फिगर में ले लो, ठीक है ना। यहाँ पे कितना है मान लो 3.80 मान लो, कितना मान लो, तो यानी कि यहाँ तक कितना तुमको चाहिए 3, कितना चाहिए मोटा मोटा 3, हम लोग क्यों मैथ पढ़े, ठीक है ना, कितना चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इसको 3 मिल गया, कितना मिल गया, तो ये वाला जो है, ये वाला कहाँ पहुंच जाएगा, कौन सा लिए थे हम लोग 3 पॉइंट, ये वाला, हाँ ये वाला, देखो ये वाला कहाँ जम कर जाएगा, इस पे नहीं जम करेगा, कहाँ जम कर जाएगा, इस पे, आया नहीं आया, जितना उसके पास होगा उतना ही जम करेगा, यानी कि जो एनर्जी लेवल का डिफरेंस है उतना ही काम होगा, आया कि नहीं आया। यानी कि जब हम किसी भी एटम को एनर्जी देते हैं तो स्पेसिफिक टाइप के फोटोन की एनर्जी अगर इस एनर्जी लेवल से मिल जाएगी तो उतना एनर्जी लेवल ये क्या कर जाएगा बेटा, जंप क्या कर जाएगा, क्या कर जाएगा। और जब भी ये एनर्जी यहाँ पे दे रहे हैं ना, एनर्जी यहाँ पे दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रही है, एनर्जी एब्जॉर्ब, क्या हो रही है एनर्जी, और जब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो इलेक्ट्रॉन अपने लेवल से ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है, जब ऊपर जा रहा है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्साइटेशन, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं। यानी कि जब हम एनर्जी देंगे तो एटम में हमेशा क्या होगा, एटम के इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी लेवल छोड़ के दूसरे एनर्जी लेवल में जाएंगे और क्या होगा, एक्साइटेशन। और यहाँ पे कुछ नैनो सेकंड रुकेंगे, क्यों रुकेंगे, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी एनर्जी क्या है, अलग है। यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है ना वो कहेगा मेरे को बस खाली 3.4 में रहना है, मैं के में रहता हूं तो मैं के में ही रहूंगा, जो के का आदमी है वो के में रहेगा, जो एल का आदमी मतलब उसको अपने ही कमरे में रहना है। तुम्हारा जो कमरा है चाहे अच्छा हो चाहे बेकार हो, तुमको अपने ही कमरे में रहना है। तो अगर मान लो इसको एनर्जी मिली तो कुछ देर के लिए दूसरे कमरे में चला जाएगा, लेकिन वहां जाने के बाद उसको अच्छा, और ये वापस क्या होगा, ये वापस फिर वही लौट आएगा। जब वापस लौटेगा तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डी एक्साइटेशन, क्या बोलते हैं। और डी एक्साइटेशन में ही क्या रिलीज होती है, फोटोन, क्या रिलीज होती है, क्या रिलीज होती है, आएगा नहीं आया फोटोन। और जब फोटोन रिलीज होगी तो हमको क्या दिखाई देगा, स्पेक्ट्रल लाइंस, क्या दिखाई देगी। और स्पेक्ट्रल लाइंस कौन सी होगी, बाल्मर सीरीज, कौन सी होगी। तो यानी कि हमको अब यहाँ से क्या दिखाई दे रही, स्पेसिफिक क्या दिखाई दे रही। अगर बाल्मर ने एक्सपेरिमेंट नहीं किया होता, प्लांक ने बताया नहीं होता, आइंस्टीन ने समझाया नहीं होता, तो नील्स बोहर ये समझा ही नहीं पाते। तो नील्स बोहर ने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, सभी एक्सपेरिमेंटों को लेके अपना एक्सपेरिमेंट यानी अपनी उन्होंने क्या दी, एटॉमिक मॉडल थ्योरी दी, आएंगे यहाँ। तो नील्स बोहर ने आखिर में ये चीजें तुमको समझाई। क्या क्या समझाया उन्होंने, बताओ। उन्होंने समझाया कि मतलब एटम के अंदर क्या होते हैं, ऑर्बिट, क्या होते हैं, ऑर्बिट होते हैं, क्या होते हैं, और ऑर्बिट क्या होते हैं, जिसमें क्या होता है, एनर्जी लेवल। और वो एनर्जी लेवल कैसे होते हैं, क्वांटाइज्ड, कैसे होते हैं, आया कि नहीं है। दूसरी बताइए कि हर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन के नंबर किस पे डिपेंड करते हैं, 2n² पे, किस पे करते हैं। जो सबसे नीचे ग्राउंड स्टेट पे होगा उसमें हमेशा कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2, उसके बाद कितना होगा 8, 18, आगे करके हम बढ़ते जाएंगे, कोई दिक्कत। सबसे पहले कौन सा शेल भरेगा, नीचे वाला ग्राउंड स्टेट, यानी कि सबसे, यानी नीचे वाले कमरे में समझा एसी ला गया है, तो सबसे पहले शब्द कहाँ जाएंगे, ऊपर वाले में, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, उसके ऊपर, आ गई है, ठीक। और ये इलेक्ट्रॉन कब एक्साइट होंगे, जब इनको स्पेसिफिक फोटोन मिलेगा, उतनी ही ऊर्जा का फोटोन मिलेगा तभी होगा, और उतनी ही ऊर्जा का फोटोन मिलेगा तो एक्साइट होगा। ये किसने बताया था, प्लांक ने। क्योंकि प्लांक ने बताया था कि हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास क्या होती, अपनी खुद की एनर्जी होती, फिक्स होता है। क्या होता है, कैसा होता है, फिक्स। उसी को बोला था उन्होंने क्वांटम, क्या बोला था, क्वांटम का मतलब फिक्स एनर्जी। क्वांटम मतलब होता है सबसे छोटा पैकेट, सबसे छोटा, यानी कि रेडियो का सबसे छोटा पैकेट कितने का होगा, गामा का सबसे छोटा पैकेट कितने का होगा, आया कि नहीं आया। तो गामा की रेंज होती है, ऐसा नहीं कि एक ही पैकेट है। तो बोलेंगे 1 से लेके 100 रुपए तक जो पैकेट आते हैं वो किसके हैं, रेडियो के। फिर 100 से 200 फलाने के, 300 400 फलाने के, नहीं है। मगर उसमें हर पैकेट क्या है, एक अलग अलग, आया। और जो पैकेट होगा, जो एनर्जी होगी वो किस पे डिसाइड होगी, वेवलेंथ पे और फ्रीक्वेंसी पे। वेवलेंथ बढ़ाओगे तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ बढ़ाओगे तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी कम, वेवलेंथ कम करोगे तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा। यानी एनर्जी क्या होगी, उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगी, बट स्पीड क्या होगी, हमेशा सेम, आया कि नहीं है। ठीक, इतना आ गया, पास करो, इतना आ गया ना, नहीं आया। अब हम लोग समझते हैं, इतनी चीजें तुम लोग समझ गए।
देखो थोड़ा टाइम तो लगता ही समझने में, बहुत शॉर्ट में समझाएंगे तो नहीं समझ पाओगे ना। आ गया बाल्मर सीरीज, प्लांक भी आ गया, इसको बार बार पढ़ना नहीं तो भूल जाओगे, ठीक है ना। मगर एक बार अगर कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ गया तो क्या हो जाएगा, कभी भूलेगा नहीं। तो नील्स बोहर ने क्या क्या पोस्टुलेट दिए, जैसे डाल्टन ने दिए थे, क्या क्या पोस्टुलेट दिए, समझना पड़ेगा ना हमको। और इस पोस्टुलेट को हम क्या बोलेंगे, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। यानी कि उन्होंने क्या दिया, रदरफोर्ड के बाद जो दुनिया कंफ्यूज थी तो उन्होंने क्या बोला, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। आया कि नहीं आया। सबसे पहला उन्होंने पोस्टुलेट दिया बेटा, उसका नाम था क्या, फिक्स्ड, क्या नाम था, ऑर्बिट। क्या दिया, आया कि नहीं। फिक्स्ड ऑर्बिट का मतलब क्या हो गया, फिक्स्ड ऑर्बिट का मतलब हो गया कि हर ऑर्बिट यानी कि हर ऑर्बिट का जो एनर्जी लेवल क्या है, बोलो, एनर्जी लेवल कैसा है, फिक्स। कैसा है, फिक्स। आया कि नहीं आया। यानी कि हर एनर्जी लेवल कैसा है, फिक्स। कोई दिक्कत। तो यानी कि फिक्स्ड ऑर्बिट का मतलब हुआ कि किसी भी एटम में, किसी भी जो इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा जो रिवॉल्व करेगा, क्या करेगा। अगर मान लो ये एटम है, फिर से देख लो एक बार, ये एटम है तो इस एटम में अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो वो कैसा होगा, ऑर्बिट का मतलब जो चक्कर लगा रहा है, जो चक्कर लगा रहा है, ये जो ऑर्बिट है इसका एनर्जी लेवल कैसा है, फिक्स। इसका एनर्जी लेवल कैसा है, आया कि नहीं आया। हर एनर्जी लेवल में अलग अलग इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, वो हम कैसे निकालेंगे, 2n² से। जब भी इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में मूवमेंट करेगा तो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं निकालेगा, जिस कारण से एनर्जी लॉस नहीं होगी और वो अपनी एनर्जी लेवल को छोड़ेगा नहीं। आया। जिससे हमारा न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, स्टेबल। न्यूक्लियस बोले जिससे हमारा एटम क्या हो जाएगा, स्टेबल। यानी कि फिक्स्ड ऑर्बिट एक्चुअल में क्या सॉल्व करी, स्टेबिलिटी ऑफ एटम। आया कि नहीं आया, ठीक। और हम इस फिक्स्ड ऑर्बिट को हम किस नाम से जानते हैं, शेल। किस नाम से है। और इन शेल का नाम क्या होता है बेटा, KLMN। क्या होता है, KLM और N, OP ऐसे करके इनफाइनाइट तक, कहां तक होता है। और इनफाइनाइट पे कितनी एनर्जी होगी, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आया कि नहीं आया। और यहाँ पे क्या होगी, K की एनर्जी क्या होगी, अलग अलग। क्या होगी, हर एटम की क्या होगी, अलग अलग। जैसे हाइड्रोजन की कितनी है, 13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आया कि नहीं आया। ऑक्सीजन की लोगे तो तुमको हो सकता है 224 मिल जाए, टंगस्टन की लोगे तो हो सकता है तुमको 70,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल जाए कि नहीं आया। तो सबकी एनर्जी लेवल क्या होते हैं, अलग अलग। कोई दिक्कत। और इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन कभी भी 2 ऑर्बिट में नहीं मिलेगा, कभी भी 2 ऑर्बिट में, हमेशा कहाँ मिलेगा, सिंगल ऑर्बिट में। कहाँ मिलेगा। दूसरा इनका पोस्टुलेट क्या था, दूसरा इनका पोस्टुलेट था वही कि जब भी इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, तो एनर्जी लॉस क्यों लॉस नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने एनर्जी लेवल में क्या होता है, कभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फेंकता और वहां पे हमेशा कैसा रहता है, स्टेशनरी की तरह बिहेव करता है। कैसा करता है, स्टेशनरी की तरह बिहेव करता है। ठीक आया। अगर हमारी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहेगा तो क्या नहीं करेगा, एनर्जी लॉस, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिलीज नहीं करेगा। दूसरा क्वांटाइज्ड एनर्जी क्या है, क्वांटाइज्ड एनर्जी का मतलब क्या हो गया, क्वांटाइज्ड एनर्जी का मतलब हो गया कि K से लेके MN है कि नहीं है, KLMNO है कि नहीं। तो ये सारे के सारे हैं क्या, शेल। सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे क्या है, शेल। ये क्या है, शेल। क्या है, शेल। और ये सारे के सारे शेल हैं क्या, ऑर्बिट। क्या है, ऑर्बिट का मतलब क्या हो गया, एनर्जी लेवल। क्या हो गया, एनर्जी। और हर ऑर्बिट की एनर्जी क्या है, फिक्स्ड। क्या है, इसकी क्या है, फिक्स्ड। इसकी क्या है, फिक्स्ड। इसकी क्या है, फिक्स्ड। और जब सारी की सारी एनर्जी फिक्स्ड होगी तो इसे क्या बोलते हैं, क्वांटाइज। क्या बोलते हैं, आया कि नहीं आया। एटम में जो इलेक्ट्रॉन मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं, शेल में। कहाँ मिलते हैं, शेल मिलते हैं। इस शेल में अगर मिलते हैं तो ये शेल क्या कहलाएगी, ऑर्बिट। ये ऑर्बिट में होते क्या है, एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल कैसे होते हैं, फिक्स। और इन फिक्स एनर्जी लेवल को क्या बोलते हैं, क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल। क्या बोलते हैं, क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल। और ये जो एनर्जी लेवल मिलते हैं इनकी शुरुआत कैसे होती है, लो टू हाई। लो टू यानी कि सबसे लो किसकी होगी, K की, और सबसे हाई किसकी होगी, जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते जाएंगे। आया कि नहीं है। उसके बाद और कौन सा पोस्टुलेट था इनका, इसके पास इनका पोस्टुलेट था इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन का। क्या था, क्या था,
जितनी चीजें बोल रहे हैं ना लिखते चलना, ठीक है ना। जब वीडियो देखना तो उसको लिख लेना एक एक चीज अलग अलग करके। क्या था? इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन का मतलब क्या है कि कैसे इलेक्ट्रॉन जो है अपनी ऑर्बिट छोड़ के दूसरी ऑर्बिट में जाता है। तो कब जाएगा? जब इसको क्या मिलेगा? फोटोन। क्या मिलेगा? और फोटोन वही चलेगा जब इसका एनर्जी लेवल और इसका, मान लो इसका कितना है E1 और इसका कितना है E2, तो अगर हम क्या करेंगे E2 माइनस E1 करेंगे तो जो एनर्जी आएगी, जो इस एनर्जी का फोटोन मिलेगा तभी ट्रांजिशन होगा। आया कि नहीं आया है? ट्रांजिशन कब होगा? ट्रांजिशन तभी होगा जब फोटोन की एनर्जी क्या होगी? मैच होगी दो एनर्जी लेवल के डिफरेंस से। नहीं समझे? दो एनर्जी लेवल का डिफरेंस, यानी कि मान लो एक शेल क्या है? K है, एक शेल क्या है? L है। L यानी कि L माइनस क्या करो? K। L माइनस, तो जो एनर्जी आएगी, जो एनर्जी, अगर इसी एनर्जी का फोटोन होगा तभी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन क्या होगा? ट्रांजिट। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। ये किसने बताया था? आइंस्टीन ने। किसने बताया था? आया नहीं आया? और एनर्जी लेवल के बारे में किसने बताया था? प्लांक ने। किसने बताया था? आया? तो ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है कि जब दोनों एनर्जी लेवल का डिफरेंस, यानी दोनों ऑर्बिट का एनर्जी लेवल का डिफरेंस इस फोटोन की एनर्जी से मिल जाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? ट्रांजिट। क्या होगा? ट्रांजिट। और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट होगा तो क्या होगा? लो एनर्जी से कहाँ जाएगा? हाई एनर्जी। लो एनर्जी कहाँ जाएगा? और जब लो एनर्जी से हाई एनर्जी जाएगा तो इस स्टेट को क्या बोलेंगे? एक्साइटेशन। क्या बोलेंगे? और उसके बाद यहाँ पे कुछ नैनो सेकंड रुकेगा क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को अपनी कक्षा में वापस जाना पसंद लगता है, और ये क्या करेगा? फिर से वापस अपनी कक्षा में जाएगा। और जब जाएगा तो जितनी एनर्जी इसने क्या करी? एब्जॉर्ब। जितनी एनर्जी क्या करी? एब्जॉर्ब। उतनी ही एनर्जी का एक फोटोन निकाल देगा। उतनी ही एनर्जी का एक फोटोन निकाल देगा। आया कि नहीं आया? और इसी फोटोन को हम क्या बोलेंगे? ईएम वेव। आया कि नहीं आया? तो यानी कि ईएम वेव कब निकलेगी? ईएम वेव कब निकलेगी बताओ? जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नाच रहा होगा तो निकलेगी, कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करेगा तब निकलेगी? और ट्रांजिट का मतलब होता है जब अपनी ऑर्बिट छोड़ के कहाँ जाए? दूसरी ऑर्बिट में। यानी कि लो ऑर्बिट से कहाँ जाए? लो एनर्जी ऑर्बिट से हाई एनर्जी ऑर्बिट में जाए। और लो एनर्जी से हाई एनर्जी ऑर्बिट में कब जाएगा? जब उसको क्या मिलेगा? फोटोन। क्या मिलेगा? और फोटोन कितना चाहिए? फिक्स। जो दो एनर्जी लेवल, यानी दो ऑर्बिट का एनर्जी लेवल है, उसका जो डिफरेंस होगा उतनी ही अमाउंट का फोटोन मिलेगा, तभी क्या होगा? ट्रांजिशन। और जब ट्रांजिशन होगा तो क्या बोलेंगे? एक्साइटेशन। और जब ट्रांजिशन खत्म होगा, यानी कि जब फोटोन निकलेगा तो क्या बोलेंगे? हाँ, यानी कि पहले में एनर्जी क्या हो रही है? एब्जॉर्ब। और दूसरे में क्या हो रही है? इमिट। क्या हो रही है? फोटोन निकल रहा है तो एनर्जी क्या हो रही है? इमिट। और एब्जॉर्ब हो रहा है तो क्या हो रही है? वो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। तब क्या होगा? ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन दो तरह का होता है, एक्साइटेशन और एक डी एक्साइटेशन। एक्साइटेशन में क्या होगा? एब्जॉर्प्शन। और डी एक्साइटेशन में क्या होगा? इमिटेंस। ठीक है? आया कि नहीं? इमिटेंस होगा तो क्या निकलेगा? फोटोन। एब्जॉर्ब होगा तो फोटोन इसमें घुस जाएगा, एनर्जी ले लेगा। आया कि नहीं आया? ठीक। और उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया भैया? सबसे लास्ट में उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया? बाल्मर को। किसको एक्सप्लेन किया? बाल्मर को। क्योंकि बाल्मर ने एक्सपेरिमेंट तो कर लिया था और एक्सपेरिमेंट में इनको क्या मिला था? लाइन स्पेक्ट्रम। क्या था? यानी कि कुछ स्पेसिफिक क्या मिली थी? लाइन। और ये जो लाइन मिली थी वो किस रेंज मिली थी? विजिबल रेंज में। किस मिली थी? यानी कि 400 से लेके कहाँ? 700 तक, यानी कि विजिबल रेंज में। आ गया? यानी कि बाल्मर ने जब हाइड्रोजन डिस्चार्ज ट्यूब के जरिए क्या किया? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को जानने की कोशिश की तो उनको क्या मिली? लाइन स्पेक्ट्रम। यानी कि कुछ स्पेसिफिक वेव लेंथ की ही लाइन मिली, कुछ स्पेसिफिक वेव लेंथ की लाइन मिली। इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो बाल्मर ने ये नहीं जान पा रहे थे कि आखिर में ऐसा क्यों होता है, आखिर में ऐसा क्यों होता। तो जब ये जान नहीं पा रहे थे बेटा, तो इसको किसने सॉल्व किया? नील्स बोहर ने। तो नील्स बोहर ने क्या सॉल्व किया? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। किसने किया? तो जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को सॉल्व किया तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे लाइन स्पेसिफिक किस लिए मिल रही है कि जो एनर्जी आप दे रहे हो उस एनर्जी का फोटोन केवल कुछ ऑर्बिट की एनर्जी के बराबर है, तभी केवल ट्रांजिशन कुछ ऑर्बिट के बीच में हो रहा है। और जिस ऑर्बिट के बीच में हो रहा है वही फोटोन निकल रहा है, इसलिए आपको वही लाइन दिख जाएगी। आएगी है? कितना हो गया तुम्हारा? क्या? नील्स बोहर का। नील्स बोहर का पास करो। गर्मी बहुत हो रही क्यों? तो हम लोग अब समझ गए ना नील्स बोहर को। इससे बढ़िया हम लोग समझ नहीं सकते, और इतना ही समझना है। हम लोग का 12 खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? 12 खत्म हो गया। अब 12 में मेहनत नहीं करनी है, ठीक है ना। ये जो पढ़ रहे हो तुम्हारे 9th का ही, लेकिन 9th किस में? 12th में। आया?
देखो अब नील्स बोहर की क्या थी अचीवमेंट, क्या थी, यानी कि नील्स बोहर ने आखिर में क्या चीज अचीव करी, क्या चीज अचीव करी। सबसे पहले तो उन्होंने क्या चीज अचीव करी बेटा, एटॉमिक स्टेबिलिटी अचीव करी कि नहीं करी। रदरफोर्ड जो है एटॉमिक स्टेबिलिटी को अचीव नहीं कर पाए, क्यों, क्योंकि वो बता नहीं पाए कि आखिर में हो क्या रहा है। वो सिर्फ इतना बता दिए कि इलेक्ट्रॉन हो सकता है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काट रहा हो, लेकिन जब चक्कर काट रहा है तो मैक्सवेल ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन चक्कर काटेगा तो ईएम वेव निकालेगा, क्या होगा, एनर्जी लॉस होगी, स्पीड कम होगी, गिर जाएगा। लेकिन नील्स बोहर ने क्या बताया, नील्स बोहर ने कहा चक्कर तो काट रहा है लेकिन कहाँ काट रहा है, फिक्स्ड ऑर्बिट में, कहाँ कर रहा है, और फिक्स्ड ऑर्बिट में काटेगा तो वो स्टेशनरी होगा, यानी कि कोई भी एनर्जी लॉस नहीं करेगा। आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत। और उन्होंने बताया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या मिलते हैं, शेल में मिलते हैं, क्या मिलते हैं, और शेल में जो मिलते हैं वो किसमें मिलते हैं, हमेशा 2n² के रेशियो में कितने मिलते हैं, यानी कि, है ना। और उन्होंने क्या बताया, लेवल बताया, यानी कि जो ऑर्बिट होती है वो कैसी होती है, लो एनर्जी टू हाई एनर्जी। उन्होंने ग्राउंड स्टेट बताई और क्या बताई, एक्साइटेड स्टेट बताई। आया कि नहीं आया, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहना पसंद करता है, ग्राउंड स्टेट में। आया कि नहीं आया, ये सारी चीजें उन्होंने बताई। तो एटॉमिक की स्टेबिलिटी के लिए उन्होंने क्या किया, बता दिया कि आखिर में एटम क्यों स्टेबल होता है। और उन्होंने किसका इस्तेमाल किया, रदरफोर्ड, मैक्सवेल, प्लांक, आइंस्टीन और बाल्मेर और क्या था, हाँ, रिडमैन, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद इन्होंने क्या चीज बता दिया, हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम, कितना था, यानी कि बाल्मेर बेचारे जो नहीं समझ पा रहे थे, इस बाल्मेर को भी क्या कर दिया उन्होंने, सिद्ध कर दिया कि आखिर में स्पेसिफिक लाइन क्यों निकल रही है। क्योंकि स्पेसिफिक लाइन निकलने का मतलब है कि स्पेसिफिक फोटोन निकलेंगे तभी स्पेसिफिक लाइन बनेगी, और स्पेसिफिक फोटोन तभी निकलेगा जब स्पेसिफिक एनर्जी लेवल का डिफरेंस आए, क्या आएगा, यानी कि जितना इलेक्ट्रॉन, मान लो एक सीढ़ी कूदा या 2 ऑर्बिट कूदा, तो जितनी एनर्जी उसको मिल रही है उतनी एनर्जी के हिसाब से क्या बनाएगा, वो क्या बनाएगा, स्पेक्ट्रम बनाएगा। आएगा नहीं आएगा। दूसरा इन्होंने क्या बताया, क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल, यानी कि उन्होंने बताया कि जो इसमें एटम में बहुत सारे क्या पाते हैं, क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल, और हर एनर्जी लेवल में क्या होता है, फिक्स्ड एनर्जी होती है। और उन्होंने क्या बताया, और उन्होंने सपोर्ट किया किसको, प्लांक्स थ्योरी। आया कि नहीं आया, ये इनका क्या था, अचीवमेंट। अब क्या है लिमिटेशन, लिमिटेशन का मतलब होता है डिमेरिट। ऐसा नहीं है केमिस्ट्री यहीं पे खत्म हो रही है, केमिस्ट्री अब यहाँ से चालू हो रही है, केमिस्ट्री यहाँ से अब, अभी तक तो सिर्फ लिमिटेशन मतलब क्या होता है बेटा, डिमेरिट। क्या होती है, डिमेरिट क्या थी कि ये सिर्फ ना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को ही समझा पाए, क्या समझा पाए, और हाइड्रोजन लाइक जैसे हीलियम और लिथियम, हीलियम और, क्यों समझा पाए, ऊपर क्यों नहीं समझा पाए, क्योंकि हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन, हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 2, यानी कि जिस एटम के पास 1-2 इलेक्ट्रॉन थे वो तो उसको समझा, उसके ऊपर समझा ही नहीं पाए, उसके ऊपर आया नहीं आया। तो अगर जो नहीं समझा पाए केमिस्ट्री वही तो चालू होगी, नहीं चालू होगी। दूसरा क्या है, फेल्ड कहाँ हो गए, वो कहाँ पे हो गए, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, मल्टी इलेक्ट्रॉन, जैसे आयरन का अगर स्पेक्ट्रम निकाला गया तो कुछ अलग आ गया, ऑक्सीजन का निकाला कुछ अलग आ गया, टंगस्टन कुछ अलग आ गया। यानी कि जो एटम क्या थे, छोटे, जिसके पास इलेक्ट्रॉन क्या थे, कम, जिसका प्रोटॉन नंबर क्या था, कम, वहां पे ये सक्सेसफुल थे। लेकिन जो हायर एलिमेंट थे वहां पे क्या थे, फेल। वहां पे फेल कैसे हो गए, वहां पे देखो ध्यान दो, यहाँ ये मान लो क्या है, एटम, क्या है, ये क्या है, न्यूक्लियस, क्या है। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन अगर एक है, क्या है, इलेक्ट्रॉन, तो अब यहाँ से जो इधर जम किया, जो भी ट्रांजिशन हुआ वहां से क्या निकली, लाइन स्पेक्ट्रम क्या निकली, स्पेसिफिक लाइन आई कि नहीं आई। अगर मान लो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या मान लो कितनी है, 50, कितनी है, कितनी है, तो अब ठीक है 50 है तो K में इतना होगा, L में इतना होगा, M में इतना होगा, कोई बात नहीं। लेकिन जब हम उस पर एनर्जी देंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो है तब भी वो लाइन ही बनाएगा, तब भी वो बनाएगा तो लाइन ही। लेकिन लाइन बनाने के साथ में ना यहाँ पे स्प्लिट, ये लाइन कैसी हो जाएगी, स्प्लिट, कैसी हो जाएगी, स्प्लिट। बहुत ध्यान से सुनना, जब छोटे एटम का स्पेक्ट्रम था तो कैसा स्पेक्ट्रम था, लाइन स्पेक्ट्रम था, मगर वो लाइन कैसी थी, फाइन। ये कैसी थी, फाइन मतलब शार्प लाइन थी, कैसी थी, शार्प लाइन। लेकिन जैसे हायर एटम का हम क्या लेना चालू कर दिए स्पेक्ट्रम, तो हमको उसी लाइन में क्या दिखाई देना चालू किया, स्प्लिट। क्या दिखाई, क्यों, यही तो साइंस चालू होगी। ये नहीं समझोगे तो बेकार है, ये नहीं समझोगे तो सब कुछ क्या है, बेकार। स्प्लिट क्यों आया, स्प्लिट बेटा इसलिए आया कि देखो जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के चार्ज क्या हो गए, ज्यादा, इलेक्ट्रॉन के चार्ज क्या हो गए,
और जब इलेक्ट्रॉन के चार्ज ज्यादा होंगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे। और जब रिपल करेंगे तो उनके एनर्जी लेवल के चेंज करने में हल्का फुल्का डिफरेंस क्या हो जाएगा? आ जाएगा, हल्का फुल्का डिफरेंस। और जब यहाँ पे कई सारे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो इन इलेक्ट्रॉन के कंपन जब होगा, क्या होगा? तो मैग्नेटिक फील्ड भी तो बनेगी। यानी क्या बनेगी यहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी? और क्या बन जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड क्या बन जाएगी? इस मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताया था किसने? जी मैन ने। किसने बताया था? कौन बताया था? और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में किसने बताया था? स्टार। किसने बताया था? बहुत ध्यान से सुन लो। और लाइन स्पेक्ट्रम किसने बताया था? बाल्मर ने। किसने बताया था? बाल्मर सीरीज आया। और जब इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो जाएगी तो यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लगेगा? जी मैन इफेक्ट। जी मैन कौन लगेगा? जी मैन इफेक्ट कब लगेगा? जी मैन ने क्या बताया था? मैग्नेटिक फील्ड बताया था। यानी कि जब मैग्नेटिक इफेक्ट लगेगा तो उसे कौन सा इफेक्ट बोलेंगे? जी मैन इफेक्ट। और क्या लगेगा जब इलेक्ट्रिक इफेक्ट लगेगा तो क्या बोलेंगे? स्टार्क इफेक्ट। इस स्टार्क इफेक्ट और जी मैन इफेक्ट के कारण यहाँ पर लाइन क्या हो रही है? स्प्लिट। क्या हो रही है? क्या हो रही है? तो यानी कि ये फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रा नहीं दे पाए। यानी कि लाइन को तो दे गए, लेकिन जब पूछा गया भैया स्प्लिट कैसे हो रहा है, हाइयर एटम में स्प्लिट कैसे हो रहा है, तो ये बता। क्योंकि जी मैन ने बताया कि क्या हो रहा है? मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण क्या आ रहा है? ये हमको लाइन दिख रही है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया ना, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, बताया हमको ये दिख रहा है। तो नील्स बोहर इसको बता। तो क्या लिखा है यहाँ पे? कुड नॉट एक्सप्लेन जी मैन एंड स्टार इफेक्ट। आ गई। इसके बाद फिर कौन आएंगे? अब तुमने अभी तक तो सब पढ़ लिया। किसको पढ़ लिया? रदरफोर्ड, थॉमसन, प्लांक, आइंस्टीन और किसको? मैक्सवेल, कूलाम पढ़े, वोल्टेज को पढ़े, एम्पियर को पढ़े, सब पढ़े ना। लेकिन अब तुम किसको पढ़ोगे? स्टार्क और जी मैन। स्टार्क और जी मैन के बाद तुम पढ़ोगे बेटा डी ब्रॉगली। किसको पढ़ोगे? डी ब्रॉगली। क्या पढ़ोगे? डी ब्रॉगली के बाद एक आएंगे साइंटिस्ट पॉली। क्या आएंगे? पॉली। क्या आएंगे? एक आएंगे, क्या नाम है उनका? अरे श्रोडिंगर। क्या आएंगे? श्रोडिंगर आएंगे। और आएंगे तुम्हारे कौन? हाइजेनबर्ग। कौन आएंगे? हाइजेनबर्ग। कौन आएंगे? हाइजेनबर्ग। उसके बाद तुम्हारे आएंगे एक हंड रूल्स आता है, हंड, HUND, हंड आएंगे। क्या आएंगे? हंड आएंगे। ठीक, समझे? इतने सारे वैज्ञानिक आएंगे। अब जब इतने सारे वैज्ञानिक आएंगे तो तुमको समझाया जाएगा कि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन जो है ना रिवॉल्व करता ही नहीं। आएगा नहीं है? अभी तक जो पढ़ रहे थे उसमें बहुत सारी चीजें सही हैं और बहुत सारी चीजें क्या हैं? गलत। तो जब और मॉडर्न पे जाओगे, तो जब 12th में जाओगे, अब इसको अब नहीं पढ़ेंगे। ठीक, हम लोग जहां तक पढ़ना था पढ़ लिए, बट समझ जाओ कि आखिर में अब हमको पढ़ना क्या है। हमको क्या पढ़ना है? जी मैन और स्टार्क। हमको क्या पढ़ना है? डी ब्रॉगली। और क्या पढ़ना है? हाइजेनबर्ग। क्या पढ़ना है? आएगा नहीं है? अब तुमको पढ़ाया जाएगा कि इलेक्ट्रॉन के मिलने की ना 4 क्वांटम संभावनाएं हैं। कितनी संभावना है? 4 क्वांटम। लेकिन मिलता हमेशा किस पे है? 2 पे। तो तुमको पढ़ाया जाएगा कि जब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो स्पिन में रहता है, एक ऊपर रहता है और एक नीचे। और यही स्पिन क्या होता है? जब सेम हो जाएगा तो मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाएगा। बताए थे एक बार, आया? तो बहुत आगे जाते नहीं है, ये सब चीजें आगे के लिए। ठीक है, तो तुम्हारा नील्स बोहर क्या हो गया? हो गया। लेकिन नील्स बोहर ने हमको एक चीज बताई, KLMN। क्या बताई? KLMN। और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे वैलेंसी को। किसको करेंगे? व्हाट इज वैलेंसी? क्या होता है? व्हाट इज वैलेंसी? हल्का सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्लास जो है किस पे होगी? वैलेंसी पे। किस पे होगी? वैलेंसी पे। क्योंकि वैलेंसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगली बार जो है एक ही क्लास में वैलेंसी, आइसोटोप और आइसोबार को क्लियर करेंगे। क्या करेंगे? नहीं यार, अभी तो एक बच रहा है। अभी तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की थ्योरी भी तो है। ठीक है ना? तो पहले वैलेंसी पढ़ लेते हैं, फिर क्या पढ़ लेंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की थ्योरी, और फिर पढ़ेंगे आइसोटोप और आइसोबार। क्या क्या पढ़ेंगे? पहले वैलेंसी। कितना टाइम हुआ? कितने मिनट का वीडियो हो गया है? हाँ अभी टाइम है, खत्म कर देते हैं आज ही। ठीक है, क्या है? वैलेंसी। क्या है? वैलेंसी क्या है? अच्छा, नील्स बोहर ने क्या बताया? नील्स बोहर ने क्या बताया? बताओ, नील्स बोहर ने क्या बताया? नील्स बोहर ने बताया, क्या बताया? नील्स बोहर ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं? शेल में। कहाँ मिलते हैं? शेल। बहुत याद रखना, क्या है? शेल। क्योंकि जब तुम आगे पढ़ोगे डी ब्रॉगली को, आगे पॉली को पढ़ोगे, तुमको पढ़ाएंगे सब शेल। क्या पढ़ाएंगे? यानी कि शेल के बाद क्या होती है? सब शेल। मगर अभी नहीं पढ़ना, अभी हमको सेल तक जानना है, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? सब शेल। फिर सब शेल में देखेंगे मैग्नेटिज्म का रोल। क्या है कि मैग्नेटिज्म कैसे होता है? तो जब दोनों इलेक्ट्रॉन अपोजिट होते हैं तो मैग्नेटिज्म क्या होता है? कैंसिल।
और दोनों इलेक्ट्रॉन अगर एक डायरेक्शन में आ जाए तो क्या बन जाता है, मैग्नेटिज्म। जो बोल रहे थे मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट क्यों चिपका लेता है, क्योंकि एक ही उसमें क्या बनता है वो। और उसके बाद नील्स बोहर ने क्या बताया था, ऑर्बिट क्या बताया था। अब हम आगे पढ़ेंगे ऑर्बिटल, क्या पढ़ेंगे। तो कभी ऑर्बिट और ऑर्बिटल को एक मत समझना, ऑर्बिट इज अलग, ऑर्बिटल इज अलग, आया कि नहीं है। तो वैलेंसी के पढ़ने से पहले हमें क्या जानना पड़ेगा, नील्स बोहर को। नील्स बोहर ने क्या बताया बेटा, शेल, क्या बताया। तो शेल कैसी होती, KLMNOP ऐसे होती नहीं होती है। तो K में क्या आएगा बेटा, K में, L में, M में, N में, O में क्या है, शेल, क्या है। और ये शेल है क्या, ऑर्बिट। शेल क्या है, ऑर्बिट। शेल क्या है, ऑर्बिट। और ऑर्बिट कैसी है, क्वांटाइज कैसी है कि नहीं। तो सबसे जो पहली वाली शेल है इसका एनर्जी लेवल कैसा होगा, कम, कैसा होगा। और जैसे जैसे शेल में हम आगे बढ़ेंगे तो एनर्जी लेवल क्या हो जाता है, बढ़ता जाएगा। ये हम लोग पढ़ लिए थे। और उसके बाद बोहर ने बताया था, क्या बताया था, एक फॉर्मूला दिया था 2n², क्या दिया था, यानी कि किसी भी शेल में मिलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो तुमको पता था कि K में कितने इलेक्ट्रॉन थे बेटा, 2, कितने थे। L में कितने थे, 8, कितने थे। M में कितने थे। तो बस अभी यहीं तक पढ़ो, ठीक है ना। 18 के बाद क्या होगा, यहाँ पर K में कितने हैं, पहली शेल, ये कैसी है, दूसरी, ये तीसरी, और मान लो ये कैसी है, चौथी, कैसी है। तो 2 गुणे 4 गुणे 4 कितना हो गया, हो गया ना। तो कितना हो गया, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, यानी कि इस वाली शेल में कितना आएगा, 32 आएंगे। ऐसे बढ़ते आगे जाएंगे, कोई दिक्कत है। यानी कि समझ लो, ये मान लो क्या है तुम्हारा एटम, क्या है, ये बीच में तुम्हारा क्या हो गया, न्यूक्लियस। तो मान लो यहां से लेकर यहां तक क्या है, शेल, क्या है, ये पहला कमरा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो जो पहला कमरा इसको क्या बोलेंगे, K, दूसरा कमरा क्या बोलेंगे, हैं, तीसरा, चौथा, आया। पहले वाले कमरे में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे बेटा, 2, दूसरे वाले में कितने रहेंगे, तीसरे वाले में, चौथे वाले में, आया, कोई दिक्कत। सबसे पहले कौन सा कमरा भरेगा, L की M, कौन सा भरेगा, है, कौन सा भरेगा, K भरेगा, ठीक। अब चलो आते हैं, ठीक। अब वैलेंसी क्या होती है इसको समझ लो, बहुत शॉर्ट में समझाएंगे क्योंकि टाइम कम है। देखो सुनो, हाइड्रोजन क्या है, फिर क्या है, हीलियम, फिर क्या है, लिथियम, आएगा नहीं। तो हाइड्रोजन के पास कितने प्रोटॉन है बेटा, बोलो, एक, कितना है। अगर एक प्रोटॉन है तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा, एक, कोई दिक्कत। हीलियम के पास कितने हैं, 2 प्रोटॉन। लिथियम के पास कितने हैं, 3 प्रोटॉन, ठीक। ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 8, कितने हैं। कार्बन के पास कितने हैं, 6, है ना। इतना समझते हैं, फिर तुम लोगों को होमवर्क दे देंगे, करके लाना, ठीक है। तो अब देखो हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन, 1, क्या है। यहाँ पे कितने हैं, 2, यहाँ कितने हैं, 3, यहाँ कितने हैं, 8, यहाँ कितने हैं, 6, आया। अब अगर मान लो हमको इसका क्या निकालना होगा, वैलेंसी क्या निकालनी होगी। तो सबसे पहले हमको इलेक्ट्रॉन को रखना पड़ेगा ना। तो K में कितने आएंगे बेटा, 2, कितने आएंगे। L में कितने आएंगे, L, M, N, O, बस, ठीक। इसमें 2, इसमें कितने आएंगे, 8, इसमें कितने आएंगे, कितने आएंगे, इसमें कितने आएंगे, कोई दिक्कत। तो अब मान लो इलेक्ट्रॉन नंबर 1 है, क्या है, तो इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, एलिमेंट नंबर, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। एलिमेंट 1 में कितना है, कितना है, कितना है, कितना है, 1, आया। तो इसमें यानी कि ये वाला केवल यही भरेगा, क्या भरेगा, इसमें कितना आएगा, 1, आया नहीं आया। 2 वाला इसमें भरेगा, इसमें कितने भर जाएंगे, 2, कितने भर जाएंगे, 3 वाले में 2 तो भरेंगे, क्या भरेंगे, 2 भरेंगे। लेकिन 2 के बाद क्या आ जाएगा, 1 आगे। अगर मान लो ऑक्सीजन का कितना नंबर है, एलिमेंट नंबर कितना है, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो 8वें में कितने होंगे, 8। तो यहाँ कितना भर गया, 2, कितना भर गया, 2। और यहाँ कितना भरेगा बेटा, बताओ, तू ना बता पाता, कितना भरेगा, कितना भरेगा, 6, आएगा नहीं आया। और मान लो ऑक्सीजन कितना है, वो कार्बन कितना है, 6, कितना है। तो यहाँ कितना भरेगा, 2, और यहाँ कितना भरेगा, 4, आया कि नहीं आया। अच्छा, इसमें से कौन सा शेल पूरा भर गया है, कौन सा भर गया है, कौन सा शेल पूरा भर गया है, जिसका इलेक्ट्रॉन 2 है, क्या है, जिसका इलेक्ट्रॉन, आया कि नहीं आया। यानी कि K में कितने होने चाहिए, 2, यहाँ कितने हैं, 2,
मगर यहाँ कितना है, एक, यहाँ कितना है, यहाँ कितना भरा, एक, यहाँ कितना भरा, 6, यहाँ कितना भरा, 4, जबकि यहाँ होने कितने चाहिए थे, 8। नहीं समझे? हमने क्या बताया, सबसे पहले कौन सा भरेगा, कौन सा भरेगा, क्यों भरेगा के वाला क्यों भरेगा, क्योंकि उसका एनर्जी लेवल क्या है, सबसे कम। और इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ बढ़ता है, जिसका एनर्जी लेवल क्या होता है, सबसे कम। ये नहीं कि सबसे पहले के भरेगा, इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ भरेगा, जिसका एनर्जी लेवल क्या होगा, सबसे एनर्जी लेवल किसका कम है, के, किसका है। देखो अगर मान लो एक है, क्या है, हाइड्रोजन का के पास कितने इलेक्ट्रॉन, एक, कितने इलेक्ट्रॉन, तो के का सिर्फ क्या भरेगा, एक, क्या भरेगा, लेकिन इस भरना कितना चाहिए था, 2, भरना कितना चाहिए। अगर मान लो किसी का 10 है, किसी क्या है, तो 10 है, तो पहला के में क्या भर गया, 2 भर गया। उसके बाद अब किस में जाएंगे, एल में, एल में कितने हैं, 8, तो हमने 8 भर दिया, क्या भर दिया, 8। अब यहाँ पे क्या है, एम, क्या है, तो एम के पास क्या आएगा, 1, क्या आएगा, आया। तो 2 + 8 + 1 कितना हो गया, कितना हो गया, 11। तो यानी कि यहाँ पर, हाँ यहाँ यही भर जाएगा, ठीक। अब मान लो यहाँ पे क्या है, 11, क्या है, तो यहाँ पे क्या होगा, 2, 8, और इसमें कितना आ जाएगा, 1। अगर मान लो यहाँ 15 है, तो क्या हो जाएगा, 2, 8, और कितना हो जाएगा, बोलो कितना हो जाएगा, 5, आया। अब ध्यान देना, अब यहाँ पे ध्यान देना, जिसका क्या है, 2, जिसका क्या है, अगर मान लो इसको पूरा भरना हो, कितना भरना हो, पूरा, तो यहाँ पे अगर या तो 2 हो, क्या हो, 2 हो, यहाँ क्या या तो क्या हो, 8, या तो क्या हो, 8, या तो क्या हो। अगर 2 और 8 है, या तो किसी एलिमेंट का नंबर क्या हो, 2, या तो किसी एलिमेंट का नंबर क्या हो, 8। तो इसका मतलब है इसकी शेल क्या है, पूरी की पूरी क्या है, फिल, पूरी की पूरी क्या है, फिल। तो जिस एलिमेंट के पूरे सेल भरे होते हैं उसको बोलते हैं नोबल, क्या बोलते हैं, नोबल गैसेस, क्या बोलते हैं, याद कर लो ऐसे ही, क्या बोलते हैं, नोबल गैसेस ही केवल ऐसे एलिमेंट हैं जिनके सारे शेल क्या होते हैं, भरे। इसके अलावा सारे शेल क्या होते हैं, खाली, क्या होते हैं। तो हाइड्रोजन में कौन सा शेल खाली है, बोलो, हाइड्रोजन में कौन सा सेल खाली है, नहीं यार, कौन सेल खाली है? तो बोल नहीं पा रहा हो, के ही तो खाली है, कौन सा खाली है, हम शेल की बात कर रहे हैं। जब शेल की बात करेंगे तो हमेशा के एल क्या आएगा, एम। तो हाइड्रोजन में क्या, कौन सी शेल खाली है, के। कितनी खाली है, कितनी खाली है, आया कि नहीं आया। अब बताओ, अगर जिसका 10 है, जिसका, इसमें कोई शेल खाली है, हैं? अच्छा, जिसका 11 है, तो कौन सी शेल खाली है, हैं? कौन सी खाली है, एम। आया कि नहीं आया, ठीक। अब ध्यान देना, या तो खाली होगा 1, या तो खाली होगा 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, 6, 7, 8, क्या होगा, 8। आया नहीं आया, आया। जिसका कितना खाली होगा, 1, छोड़ दो, जिसका कितना खाली होगा, 1, उसकी वैलेंसी क्या होगी, 1, क्या होगी। जिसका 2 खाली होगा उसकी वैलेंसी कितनी होगी, जिसका 3 खाली होगा उसकी कितनी होगी, जिसका 4 खाली कितनी होगी, 4, जिसका 5 खाली होगा उसका नहीं। पूछो क्यों, है? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 किसकी है, ये भी तो है। लाइन से देखो तभी समझ पाओगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। कितना टाइम हो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक। आ गया। एक की वैलेंसी कितनी है बताओ, इसकी कितनी है, 1, इसकी कितनी है, 2, इसकी कितनी है, 2, 1, कितनी है, इसकी कितनी है, 2, 2, इसकी कितनी हो जाएगी, 2, 3, इसकी बोलो, इसकी, 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 इसकी 2, 9। कौन बोला, कौन बोला 9, 9 कौन बोला, किसी में 9 होता है, कमरा ही नहीं है। तो ये क्या हो गया, 2, 8 भर गया, तो यहाँ क्या होगा, 2, 8, 1। यहाँ पे क्या होगा, 2, 8, 2। यहाँ पे क्या होगा, 2, 8, 3। ये होगा,
है। अब इसमें कौन सी चीजें फिलअप है, ये देखो पूरा फिल है, ठीक, और कौन सा फिल है, ये वाला, ये क्या है, फिल। पहले वाले में कितना इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा है, कितना पड़ रहा है? तो वैलेंसी का मतलब आप समझो, वैलेंसी होती क्या है? वैलेंसी का मतलब होता है कि कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितना इलेक्ट्रॉन या कितना इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, कितना इलेक्ट्रॉन जिससे हमारी क्या हो, ऑर्बिट पूरी हो जाए। क्या हो जाए? ऑर्बिट हमारी क्या हो जाए, पूरी। ऑर्बिट का मतलब नहीं कहेंगे, हमारी शेल क्या हो जाए, पूरी। शेल क्या हो जाए, पूरी। तो क्या तो वैलेंसी का मतलब क्या होता है? वैलेंसी का मतलब पूरा करना। वैलेंसी मतलब क्या चीज पूरा करना? शेल को। क्या पूरा करना? क्योंकि हर एटम चाहता है कि मेरा शेल क्या हो, पूरा। मेरा शेल क्या हो, अगर उसका शेल पूरा नहीं होता तो कैसा होता है, वैलेंस होता है। कैसा होता है? वैलेंस मतलब दुखी। वैलेंस मतलब क्या होता है, ये मान लो, वैलेंस मतलब क्या है, दुखी। दुखी का मतलब तुम चाहते हो कि मेरा शेल क्या हो, पूरा हो, मेरा शेल क्या हो। अब हाइड्रोजन का शेल क्या है, एक है, तो इसको कितना मिल जाएगा, इसका वैलेंस पूरा हो जाए, कितना हो जाए, ये 7 नंबर का है, इसको क्या हो जाए कि ये पूरा हो जाए, इसको क्या मिल जाए, 3। इसको कितना मिल जाए, अब ध्यान देखो, सुनो, यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 आया, 5 6 7 आया कि नहीं आया है? यानी कि किसी के पास देखो यहाँ पे क्या है, एक, क्या है, एक, यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, और जैसे 8 आया क्या हो गया, पूरा। यानी कि आखिरी में 2 नहीं आना चाहिए और आखिरी में 8 नहीं आना चाहिए। आया? आखिरी में 2 नहीं, मगर यहाँ के 2 से मतलब नहीं है, ये 2 से कंफ्यूज मत करो, ठीक है ना, छोड़ दो इसको, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। कुल मिला के उसको अपना क्या पूरा करना है, शेल। क्या करना है, शेल। आया? तो यानी कि कंडीशन कैसी बनेगी, 1 2 3 4 5 6 7, आया कि नहीं आया? अगर मान लो किसी के पास आखिरी में 1 है, आखिरी में क्या है, 2, आखिरी में क्या है, 3, आखिरी में क्या है, 4, आखिरी में क्या है, 5, आखिरी में क्या है, 6, आखिरी में क्या है, आया कि नहीं आया? अब इनको क्या करना है, पूरा। क्या करना है, पूरा। इसको भी मिटा दो, इसको भी मिटा दो। जिसके पास क्या है, 1, जिसके पास क्या है, इसके पास क्या है, 1, क्या है, इसके पास क्या है, इसके पास क्या है, आया? और इसके पास भी क्या है, 1। इसको 1 चाहिए कि नहीं चाहिए, है? या तो 1 ले ले, नहीं समझे, देखो इसके पास क्या है, 1, इसके पास क्या है। अगर इसको अपना शेल पूरा करना है, इसको अपना शेल, हाइड्रोजन को छोड़ दो, हाइड्रोजन को थोड़ी देर लिए छोड़ दो, अगर इसको अपना शेल पूरा करना है तो क्या करेगा ये, या तो ये 1 दे दे, या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन, और या तो ये 7 कहीं से ले ले, नहीं है, या तो 1 दे दे और या तो 7, तो ये क्या करना पसंद करेगा, क्या, 1 देना, कहेगा भैया हमारा 1 ले लो, हमारा 1, तो इसका क्या हो जाएगा, इसकी शेल क्या हो जाएगी, 2, आएगा नहीं आया? ये क्या करेगा, इसके पास क्या है, 2, या तो ये 2 दे दे, या तो ये 2, और या तो ये क्या ले ले, 6 ले ले, और 3 वाला क्या करेगा, तो 3 दे दे, और या तो 5, मगर 4 वाला क्या है, वर्सटाइल। 4 वाला क्या है, वर्सटाइल, ये 4 दे भी सकता है और 4, 5 वाला क्या करेगा, 5 वाला या तो क्या करे, 5 दे दे और या तो 3 ले ले। 6 वाला क्या करेगा, तो 6 दे दे और या तो 2 ले ले। 7 वाला या तो 7 दे दे और या तो 1 ले ले। तो अब तुम्हारे पास यहाँ पे डिजिट है, क्या बेटा, 1 2 और 3। अगर जिसके आखिरी में 1 और 2 और क्या है, 3, तो इनको अगर अपनी ऑर्बिट पूरी करनी है, हाइड्रोजन को पहला छोड़ दे तो या तो इसको क्या चाहिए, 7, इसको कितना चाहिए, 6, इसको चाहिए कितना, 5, या तो 7 किसी से ले, 6 किसी से ले, 5 किसी से ले, या तो 1 2 3 क्या करते, दे दे। तो ये एक्चुअल में अगर मान लो हमको, हमारे पास 1 है और हमको अगर पूरा करना तो 7 लेना है, तो 7 लेने से अच्छा है कि 1 हम दे दें, 1 हम आएंगे हैं। तो इलेक्ट्रॉन अपनी शेल को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन देते भी हैं और इलेक्ट्रॉन, मगर जिसमें उनको सहूलियत लगती है। तो जब कभी भी नंबर कितना है, 4, कितना है, 4, कितना है, तो 4 वाला वर्सटाइल है। 4 वाला क्या है, ये 4 दे भी सकता है और 4, लेकिन 3 वाला क्या करना पसंद करेगा, देना क्या पसंद करेगा। 2 वाला, 1 वाला, ये सब क्या है, ये सब इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, गिव, क्या करते हैं, दे देते हैं। और 5
और 6 और 7 वाले क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को टेक करते हैं। क्या करते हैं, टेक। तो जो इलेक्ट्रॉन को लेगा, जो इलेक्ट्रॉन को, सॉरी गिव मतलब क्या है, देगा। जब इलेक्ट्रॉन देगा तो ये सारे के सारे जो देंगे तो क्या बन जाएंगे, कैटायन। क्या बन जाएंगे, और ये सारे के सारे क्या बन जाएंगे, एनायन। आया कि नहीं आया, समझा रहा है। यानी कि ये वैलेंसी से डिसाइड क्या हो रहा है, वैलेंसी से डिसाइड हो रहा है कि हमारा इलेक्ट्रॉन करना क्या चाह रहा है। हमारा इलेक्ट्रॉन मतलब हमारा एटम का इलेक्ट्रॉन करना क्या चाह रहा है। हमारा एटम चाह रहा है कि इलेक्ट्रॉन हम दे दें। तो जो भी एलिमेंट हैं 1 से लेके 118 तक, जब हम उसको KLMN में बांटेंगे तो 2, 8, 18, 32 के हिसाब से बांटते जाएंगे। तो जो आखिरी वाले हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉन, क्या है, वो इलेक्ट्रॉन के जो नंबर हैं वो डिसाइड करेंगे कि इलेक्ट्रॉन किसको देना पसंद करे, किससे लेना पसंद करेगा। यानी कि वो एलिमेंट क्या करेंगे, अपना इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं और ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, खींचेंगे। ये करेंगे, इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये क्या है, ग्रीडी। ये क्या है, ग्रीडी मतलब लालची। ये क्या है, यानी कि जिन एटम के आखिरी में कितना आएगा, 5, 6, 7, वो क्या करेंगे, खींचेंगे। क्या करेंगे, और ये क्या करेंगे, ये देंगे। ये क्या है, ये डोनेट करेंगे और ये क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। आया कि नहीं आया, ये डोनर होंगे और ये क्या होंगे, एक्सेप्टर। आया कि नहीं आया। कौन डोनर होगा, जिसके पास क्या होगा, 4 से कम। जिसके पास क्या होगा, 4 से, तो ये 1 देना पसंद करेगा। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, यहां लिख दें हम वैलेंसी। क्या लिख दें, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, 1। क्या होगी, इसकी क्या होगी, इसकी क्या होगी, इसकी क्या होगी, 4। क्या होगी, 4 दे भी सकता है 4, लेकिन 5 में आएंगे तो क्या हो जाएगा, 3। क्या जाएगा, 2 और 1। आया कि नहीं है। वैलेंसी का मतलब है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर सकता है। यानी कि हमको बोहर के मॉडल से ये समझ में आया कि वैलेंसी, क्या समझ आई, यानी कि कोई भी एलिमेंट, कोई भी, जैसे मान लो यहाँ पे है सोडियम और क्लोराइड, सोडियम और, तो सोडियम का भी वैलेंसी क्या है, 1, इसकी भी क्या है, 1। आया, लेकिन जब इसको हम लिखते हैं तो लिखते हैं Na+ और लिखते हैं Cl-। इसका मतलब है कि सोडियम इलेक्ट्रॉन दे देता है, सोडियम इलेक्ट्रॉन, और ये यहां से इलेक्ट्रॉन ले लेता है। यानी कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन देगा तभी तो प्लस हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या हो गया, माइनस। मगर दोनों की वैलेंसी क्या है, 1, 1। क्या है वैलेंसी, इसका मतलब है कि वैलेंसी से हमको समझ में आ जाएगा कि कौन सा एटम किस एटम के साथ में क्या करेगा, रिएक्शन। वैलेंसी से हमको बॉन्डिंग, बॉन्डिंग मतलब दोनों के बीच में क्या बॉन्ड है, दोनों के बीच में क्या बॉन्ड है। आगे नहीं है, जैसे CO2, जैसे क्या है, CO2। तो कार्बन का कितना है बेटा, 4। कितना है, देखो कार्बन कहाँ है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6। ऑक्सीजन कितना है, 8। आया, इसकी वैलेंसी कितनी है कार्बन की, देखो 2 और 4, यानी कि इसकी वैलेंसी कितनी आ गई, 4। कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है बताओ, 2। कितनी है, 2 और 6 है, तो 2 लेगा ना, तो इसकी वैलेंसी कितनी आ गई, 2। कितनी आ गई इसकी, 2। आएगी नहीं है। ये 4 क्या कर सकता है, दे भी सकता है, ले भी सकता है। ये सिर्फ 2 क्या करेगा, लेगा। 2 क्या करेगा, लेगा। ऑक्सीजन हमेशा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो हमेशा क्या करता है, ऑक्सीडेशन। क्या करता है, याद करना, याद कर लो यहीं से, जो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन, और जो देगा वो क्या करेगा, रिडक्शन। ठीक, समझो। अब यहाँ पे कितना, CO2, तो यहाँ पे क्या हो गया, C क्या हो गया, और यहाँ पे 1 O और 1 O। इसकी वैलेंसी कितनी है, 4। इसकी वैलेंसी कितनी है, 2, और इसकी वैलेंसी कितनी है, 2। तो इसको 4 की जरूरत है, तो 2 इसको दे दिया, 2 इसको दे दिया। आया नहीं आया, तो ये क्या बन गया, C के बीच में क्या बन गया, बॉन्ड। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो 2 बॉन्ड बन गया। आया कि नहीं आया, तो हम कैसे लिखेंगे, C+O, C+O। आया नहीं आया, तो बॉन्ड किससे बना, वैलेंसी से। किससे बना, आया कि नहीं है, बॉन्ड किससे बना, आया। पास करना इंग्लिश, कितने मिनट हो गए, ठीक, आया नहीं आया। वैलेंसी समझे नहीं समझे, हैं? क्या होती है वैलेंसी, वैलेंसी का मतलब होता है कि एटम जो है अपनी शेल को क्या करता है, बैलेंस। क्या करता है, बैलेंस। और बैलेंस करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, और इलेक्ट्रॉन, तो जिन 4 का मतलब बीच में, 4 से कम, 4 से और 4 से ज्यादा। जैसे मान लो किसी के आउटर शेल में, किसी के इनर शेल का मतलब के, आउटर शेल का मतलब M भी हो सकता है, LOP मतलब KLMNOP ऊपर जाएंगे तो क्या हो गई, आउटर शेल, और क्या हो गई, इनर शेल। क्या हो गई,
आउटर शेल क्या हो गई, आउटर शेल क्या हो गई, आउटर शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, क्या चीज, अगर आउटर शेल में अगर मान लो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 3, 2 और 1, या आउटर सेल में प्रेजेंट है कितना 4, या आउटर सेल में प्रेजेंट कितना है 5, 6 और 7, यही तो प्रेजेंट होंगे हैं। अगर मान लो यहाँ पे क्या है 8 आ जाएगा, इसका मतलब क्या है बराबर, तो ये ना देंगे और या तो ना तो देंगे, यानी कि जिनके एटम के जिसके शेल कंप्लीटली क्या होंगे फिलर, वो क्या होंगे नोबेल, क्या होंगे, वो कभी भी रिएक्शन, जो तुम्हारा बल्ब होता है क्या होता है, बल्ब में अंदर जो तार लगा होता है वो होता है टंगस्टन का, किसका होता है, उस टंगस्टन के अंदर अगर ऑक्सीजन भर देंगे, क्या भर देंगे, तो ऑक्सीजन के साथ टंगस्टन क्या करेगा रिएक्ट, और वो तार क्या हो जाएगा, जल जाएगा, तार क्या हो जाएगा, लेकिन इसीलिए उसमें हम भरते क्या ऑर्गन, क्या भरते हैं नियॉन, यानी कि ऐसी गैसेस भरते हैं जिनके इलेक्ट्रॉन के शेल क्या होते हैं कंप्लीटली फिल, क्या होते हैं, वो कभी किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते, और जिसके ये होंगे, जिसके आखिरी आउटर शेल में क्या होगा 1, 2, 3, 5, 6, 7, इसकी क्या आ जाएगी वैलेंसी, क्या आ जाएगी, यानी कि इसकी वैलेंसी क्या है 1, क्या है, इसकी क्या है, इसकी क्या है, इसकी क्या है, इसकी 5 की हो जाएगी 3, 5 हो जाएगी 3, 6 क्या हो जाएगी, इसकी कितनी होगी, आया, क्योंकि भाई 5 देने से अच्छा है कि 3 ले ले, आएगा नहीं आए, जो इलेक्ट्रॉन देगा, जो इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन देना पसंद करते हैं कि लेना, कौन इलेक्ट्रॉन देना पसंद, तो उनका सुन के पढ़ोगे, इधर आओ, तो इनका बताऊंगा, बताओ ध्यान दो, ये वाले जो ये वाले हैं 5, 6, 7 वाले हैं, ये इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेंगे देना, और जब ये इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो क्या हो जाएंगे, जब इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, भाई ये देना पसंद कर रहे हैं ना, जब ये देंगे तो अगर ये जब ये दे देंगे तो ये हमेशा कर रहे हैं प्लस में, और जब ये ले लेंगे तो किसमें जाएंगे माइनस में आएंगे। इससे हमको पता लगता है कि आखिर में कौन सी चीज कैसे बनती है। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है H2O, क्या लिखा है, H की वैलेंसी कितनी है, H का एटॉमिक नंबर कितना है 1, इलेक्ट्रॉन कितना है 1, तो H ना एक बहुत मतलब वर्सेटाइल एलिमेंट है, क्या है, अगर मान लो H की वैलेंसी कितनी है 1, कितनी है, तो बताओ लेगा कि देगा, लेगा भी, और भाई एक ले लेगा तो क्या हो जाएंगे 2, और एक दे देगा तो क्या हो जाएगा, समझे, यानी कि हाइड्रोजन ना वो क्या कर सकता है, देखो ये सारे एटम बाध्य हैं, ये सारे एटम क्या है, ये केवल क्या कर सकते हैं, जैसे जिसकी वैलेंसी लास्ट में 1, 2, 3 है, 1, 2, मगर 1, 2, 3 में आउटर शेल को जरूर देखना पड़ेगा, क्योंकि 1, 2, 3 इसकी भी है, 1, 2, 3 इसकी भी है, मगर ये 1, 2, 3 कैसे हैं, जिसके आउटर शेल में क्या है सिर्फ 1, 2, 3, मगर इसके आउटर शेल में क्या है 5, 6, 7, तो इनकी भी वैलेंसी, दोनों की वैलेंसी सेम है, बट काम क्या है अलग अलग। ये कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन को देना पसंद करते हैं, नहीं ये इलेक्ट्रॉन को देना पसंद करते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन से लेना पसंद, मतलब दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करते हैं, आएंगे। लेकिन हाइड्रोजन का कितना है 1, तो ये दे भी सकता है और ले भी सकता है, आया। तो ये कैसा है वर्सटाइल, हाइड्रोजन कहीं पर भी फिट हो जाता है, हाइड्रोजन कहीं पर भी फिट हो जाता है। और किसकी 4 है, 4 जो है मोस्ट वर्सटाइल है, क्या है मोस्ट वर्सटाइल, क्या है, क्योंकि देखो ध्यान देना हाइड्रोजन भी दे सकता है, और इस दुनिया में एक और है, क्या है कार्बन, क्या है कार्बन के पास कितना है 4, ये क्या कर सकता है दे सकता है और ले भी सकता है, चाहे तो ये 4 दे दे और चाहे तो 4 ले ले। इसीलिए दुनिया ने क्या चीज, दुनिया ने जीवन बनाने के लिए किसको चुना, कार्बन को और हाइड्रोजन को, आया, क्योंकि ये दोनों तरीके से काम कर सकते हैं, और जो दोनों तरीके से काम करेंगे वो लोगों के साथ बॉन्ड अच्छा बना लेंगे, क्या बना लेंगे। तो हाइड्रोजन को मान लो नेता, ये लोग क्या है नेता, क्या है ये लोग जनता से कम्युनिकेट करना है, क्या ना भाई देखो हाइड्रोजन दे भी सकता है ले भी सकता है, जरूरत पड़े तो पैर भी पकड़ लेते हैं, जरूरत पड़े तो गोली मार देते हैं, आएंगे। ये समझो प्रधानमंत्री है, ये क्या है, ये प्रधानमंत्री है, क्या है विधायक है, यानी कि ये 2 एटम ऐसे हैं, 2 एटम जो पूरे एलिमेंट में सबके साथ संबंध बना सकते हैं, ठीक है, यानी कि मोस्ट क्या है वर्सटाइल, क्या है मोस्ट, आएंगे। इसीलिए जीव विज्ञान में सबसे बड़ा रोल किसका है, कार्बन का और हाइड्रोजन का, किसका है कार्बन का और, हाँ, और इसके साथ अगर क्या जोड़ दो O, क्या जोड़ दो N, क्या जोड़ दो O और N,
तो तुम लमसम पूरी बायोलॉजी में जितने बायोमॉलिक्यूल बनेंगे लमसम सब में क्या होता है, CHO, क्या होता है, CHON। अगर तुम CHO ले लो, क्या ले लो, C वर्सटाइल, H वर्सटाइल, O की भी अपनी एक क्वालिटी होती है, O की भी अपनी एक क्वालिटी होती है, C, H और O ले लो, क्या ले लो, CHO। इसी से तुम्हारा तो क्या बन जाएगा, इसी से तुम्हारा क्या बन जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, क्या बन जाएगा, कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज, क्या है, ग्लूकोज। इसी से तुम्हारा क्या बन जाएगा, फैटी एसिड, क्या बन जाएगा, इसी से तुम्हारा क्या बन जाएगा, एक और बनता है, कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा, फैटी एसिड बन जाएगा, और क्या बन जाएगा तुम्हारा, लिपिड बन जाएगा, लिपिड क्या बन जाएगा, फैटी एसिड, लिपिड, ये सब इसी से बनते हैं बेटा, किससे बनते हैं, CHO से, क्या बनते हैं। अगर इसमें N जोड़ दो तुम, इसमें अगर N जोड़ दो तो बन जाएगा प्रोटीन, क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, आया कि नहीं है। CHO में N जोड़ दो तो क्या बन जाएगा तुम्हारा, न्यूक्लियोटाइड, क्या बन जाएगा। बट इसके साथ में तुमको क्या जोड़ना पड़ेगा, फॉस्फेट, क्या जोड़ना पड़ेगा, और तुमको क्या जोड़ना, सल्फर। प्रोटीन में एक और चीज जुड़ेगी, सल्फर, क्या जुड़ेगी, यानी कि क्या पढ़ लो, फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, CHO। सबसे मेन क्या है, C, फिर मेन क्या है, H, फिर क्या है, O, N, मतलब मेन सब है, बट इन्हीं से सब कुछ बन रहा है। और ये सब कुछ किस पर डिसाइड हो रहा है, वैलेंसी पे, किस पर डिसाइड हो रहा है, आया कि नहीं है, हैं? आ गया। तो अगर मान लो यहाँ पे क्या है, H2O क्या है, और यहाँ पे क्या है, O, तो H की वैलेंसी कितनी है, 1, O की वैलेंसी कितनी है, 2, इसकी वैलेंसी कितनी है, 2, इसकी कितनी है, H कितनी, 1, इसकी क्या है, 2। तो यहाँ पे अगर 2H लिया है, क्या लिया, 2H, तो एक H इसको मिल जाए, एक H इसको, तो H2O बना कि नहीं बना। तो उसका फॉर्मूला H2O क्यों होता है, H2O फॉर्मूला क्यों होता है, वैलेंसी के कारण, किस कारण, वैलेंसी क्या बनाएगी, बॉन्ड। अब बॉन्ड में ये डिसाइड होगा कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो शेयर हो रहा है, क्या हो रहा है, फिर ट्रांसफर हो रहा है, क्या हो रहा है, इस पे हमारा क्या आएगा, बॉन्ड, क्या आएगा, बॉन्ड, आएगा नहीं है। तो तुम्हारा नील्स बोहर भी समझ में आ गया, और तुम्हारा क्या आ गया, वैलेंसी। तो अगर नील्स बोहर नहीं होते, उन्होंने शेल के बारे में नहीं बताया होता और 2n² का फॉर्मूला नहीं दिया होता, तो हम लोग वैलेंसी नहीं निकाल पाते, वैलेंसी नहीं आती तो बॉन्ड नहीं आता, आया नहीं है, ठीक। अब तुम्हारा काम क्या है, घर जाके 1 से 20 तक नंबर लिखो अभी, और लिखने के बाद सबके आगे लिखो किसकी वैलेंसी क्या क्या है, ठीक। कल जब हम आएंगे तो क्या पढ़ाएंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ा देंगे, उसके बाद आइसोटोप और आइसोबार। तुम्हारी केमिस्ट्री जो है इस साल के लिए खत्म, बस इतना ही पढ़ना है।